हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट सारथी एंड दिस इज मोहित शर्मा, बायोलॉजी एडुकेटर फ्रॉम नीट सारथी कोटा। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने क्रैश कोर्स के बायोलॉजी में फर्स्ट लेक्चर के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसको अपन एक शॉट के अंदर खत्म करेंगे। इसी लेक्चर के अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर कर दिया जाएगा बच्चे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं है ना, वो इस लेक्चर में आपके कवर किए जाएंगे। आपका जो भी क्वेश्चन आने वाला है नीट 2023 में, वो इस लेक्चर में आपका कवर होगा, इस बात की अपनी गारंटी है। आप बच्चे एंड तक वीडियो को देखते रहें, आपके सारे कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर दिया जाएगा, आपके क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। और साथ में इस लेक्चर की हर चीज़ आपको समझ में आएगी और आपको वीडियो के एंड तक, आप जब तक वीडियो के एंड में पहुंचोगे तो आपको हर चीज़ याद भी होगी। इस चीज़ की भी आपकी हमारी गारंटी है। तो आपको सिर्फ एक काम करना है बच्चे, अब बैठ जाना है और लेक्चर चालू करें। और क्या करना है बच्चे, एंड तक देखते रहना है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, है ना। तो जो अपना चैप्टर है बच्चे, वो कौन सा है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बड़ा ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये एक पार्ट है। जूलॉजी में जो ह्यूमन फिजियो वाला पोर्शन है, उसका अपना ये पार्ट है, जिसको हम लोग आज की क्लास में लेने वाले हैं। ठीक है बच्चे। अगर बच्चे बात करते हैं इस चैप्टर, मतलब ये क्या बताने वाला है ना, इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में बच्चे अपन क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन से फ्लूइड्स हैं, उस फ्लूइड का क्या काम है ना, वो क्यों प्रेजेंट है बच्चे, किस तरह से प्रेजेंट है, और भाई साहब फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है वो, है ना। इस सब चीजों का अपन जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं है? और इसके अलावा बच्चे अपन इसमें हार्ट के बारे में जानेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे, उसका फंक्शन जानेंगे, वो कहाँ प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, और है भाई तो क्या काम कर रहा है, वो सारी चीजें जो है आज हम आपको बताने वाले हैं। बस आप जो है बच्चे लास्ट तक इस लेक्चर को देखते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको ऐसा लगे कि सारे टॉपिक कवर हुए हैं, अच्छे से कवर हुए हैं, आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बच्चे वीडियो पे कमेंट और उसको शेयर भी जरूर करें। ठीक है बच्चे, बढ़ते हैं आगे की तरफ अपने चैप्टर में, और अपना चैप्टर जो है अपन बच्चे स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से एकदम। अगर बच्चे अपन सबसे पहले अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, है ना बच्चे, तो अपनी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड्स प्रेजेंट है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? बॉडी फ्लूइड कहते हैं। उनको हम किस नाम से जानते हैं? बॉडी फ्लूइड्स के नाम से जानते हैं। यानी जो अपनी बच्चे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बॉडी फ्लूइड्स बोलते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड्स के बारे में, तो ये मेनली हमें बच्चे जो है दो तरह के देखने को मिल रहे हैं, है ना। अगर अपन अपनी बॉडी निकाल के देखते हैं, तो अपनी बॉडी में हमें जो फ्लूइड्स हैं बच्चे, वो मेनली दो तरह के देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो बच्चे एक फ्लूइड है, इसको हम लोग कहते हैं ECF, और जो सेकंड फ्लूइड है वो है अपना बच्चे ICF। यानी कि दो तरह के फ्लूइड हैं, नंबर 1 ECF एंड नंबर 2 ICF। ये क्या है? ECF ICF क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है? अगर मैं बात करूं बच्चे अपनी जो ह्यूमन की बॉडी है, क्या ये ह्यूमन की बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी गई है? क्या आप इस बात को सारे बच्चे जानते हैं कि जो भी हमारी बॉडी बनी है बच्चे, ये बॉडी जो है मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। यानी कि हमारी बॉडी में कई सारे सेल्स प्रेजेंट हैं और फ्लूइड भी प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है, तो उसमें एक फ्लूइड तो ऐसा है जो बॉडी के, आपके बॉडी में जो सेल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट है, और कुछ फ्लूइड ऐसे हैं बच्चे जो आपके सेल के बाहर प्रेजेंट हैं। यानी कि बॉडी में जो काफी सारे सेल्स हैं, तो उन सेल्स के अगर हम बाहर देखें, है ना, हम बाहर देखें बच्चे, जैसे ये सेल्स प्रेजेंट है, आपकी ये बॉडी हुई, इसमें ये सेल्स प्रेजेंट हैं, तो ये सेल्स के बाहर क्या एकदम सूखा पड़ के रखा है क्या? अरे कोई फ्लूइड नहीं है क्या इधर? तो ये आपका जवाब जो है बच्चे वो गलत है। यानी कि सेल्स के बाहर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और जो फ्लूइड आपके सेल के बाहर प्रेजेंट है, आपके सेल्फ बॉडी के सेल्स के बाहर प्रेजेंट है, उसी फ्लूइड को बच्चे हम ECF के नाम से जानते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि वो फ्लूइड जो आपके सेल के बाहर प्रेजेंट है। एंड सेकंड वन इज बच्चे ICF, विच इज नोन एज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा मीन्स अंदर, सेलुलर मतलब सेल के अंदर, यानी कि जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है वो आपका ICF है। सेल के बाहर ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर ICF इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर बात करें बच्चे कौन सा फ्लूइड ECF है, कौन सा फ्लूइड ICF है, तो जब हम इसकी बात करते हैं बच्चे, तो ECF में आप काफी सारे फ्लूइड जानते हो ना बच्चे। जैसे मैं बोलूं, क्या आपका जो ECF है उसमें हम लोग अगर एग्जांपल लेना चाहें, तो क्या मैं पहला एग्जांपल ले सकता हूं आपका ब्लड? क्या मैं ब्लड बोल सकता हूं? जो आपके बच्चे बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है ना, वो सेल के अंदर है कि सेल के बाहर है?
वो बॉडी में बच्चे सेल्स के बाहर प्रेजेंट है, यानी सेल्स के अंदर ब्लड कभी भी एंटर नहीं करता। जो ब्लड प्रेजेंट है बच्चे वो आपके सेल्स के बाहर प्रेजेंट है, और सेल के बाहर प्रेजेंट है तो वो हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसलिए हम इसको ECF में रखते हैं। इसके अलावा और फ्लूइड ले सकते हैं बच्चे। अगला बोल देंगे हम क्या, इसमें लिम्फ आ जाएगा बच्चे, है ना, आपका ब्लड है, आपका लिम्फ है, ये फ्लूइड में आपकी ECF है। और अगर कोई आप लेना चाहो और ले लो बच्चे, साइनोवियल फ्लूइड तो होता है आपका, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो भी आपका क्या है, ECF है। जो आपकी बोन्स के जॉइंट्स में प्रेजेंट है साइनोवियल फ्लूइड, जो जॉइंट्स में बच्चे ल्यूब्रिकेशन का काम कर रहा है, उनको ल्यूब्रिकेट कर रहा है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करवा रहा है, साइनोवियल फ्लूइड, वो भी ECF है ना बच्चे। CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये भी आपका क्या है बच्चे, ये भी आपका ECF है। ये जो है आपके ECF के एग्जांपल हुए। अगर मैं बात करूं बच्चे ICF, तो क्या बॉडी के अंदर ICF कोई फ्लूइड है? अगर मैं सेल के अंदर की बात कर रहा हूं तो क्या सेल के अंदर कोई फ्लूइड प्रेजेंट है? अरे बिल्कुल प्रेजेंट है। आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हो बच्चे, बचपन से साइटोप्लाज्म का नाम का एक फ्लूइड देख रहे हो, तो वो भी तो एक फ्लूइड लाइक मैटर है ना, साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर आपका प्रेजेंट है बच्चे साइटोप्लाज्म। ये लो, इसमें ICF में क्या लिख दूंगा, यहां प्रेजेंट है आपका साइटोप्लाज्म। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यानी कि बॉडी के अंदर मेनली टोटल दो तरह के फ्लूइड, एक बच्चे ECF, एक ICF। ECF यानी कि सेल के बाहर, ICF सेल के अंदर। ECF में आने वाले आपके ब्लड, लिम्फ, CSF साइनोवियल फ्लूइड, और आपके ICF में आ रहे हैं बच्चे साइटोप्लाज्म ले लो, न्यूक्लियोप्लाज्म ले लो। ये जो बच्चे फ्लूइड्स हैं आपके, वो कहाँ हैं, आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको बच्चे क्या बोल रहे हैं, ICF बोल रहे हैं। लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए बच्चे हम लोग डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। और बच्चे सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना ब्लड। यानी सबसे पहले बच्चे हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं बच्चे वो ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना बच्चे। देखते हैं ब्लड क्या होता है। जब भी हम बच्चे ब्लड के बारे में चर्चा करते हैं तो हम एक चीज जानते हैं कि ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर का होता है ना। और बाकी क्लासेस में भी हम पढ़ते ही रहते हैं कि जो ब्लड जो होता है वो क्या होता है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपसे ब्लड के बारे में कोई पूछ रहे बच्चे वो क्या क्या है ब्लड, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, और इसका फंक्शन क्या है बच्चे, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, CO2 यानी कि डिफरेंट गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है आपकी, है ना, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन में, हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में, इन सब चीजों में जो है बच्चे ब्लड का फंक्शन है, ये सब काम कर रहा है वो, है ना। आगे बात करते हैं बच्चे। और अगर बात करें बच्चे अगर ब्लड के बारे में, तो जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला जो फ्लूइड है वो आपका ब्लड ही है ना बच्चे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं बच्चे, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कोई फ्लूइड है तो वो आपका क्या बच्चे, ब्लड ही है। ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये कि आपका जो ब्लड है वो एक स्पेशल टाइप का क्या है बच्चे, कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। यानी कि इसमें बच्चे कुछ फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा प्रेजेंट होगा, और इसमें क्या प्रेजेंट होंगे बच्चे, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जिनको आप लोग ब्लड कॉर्पस सेल के नाम से जानते हो। RBC, WBC, प्लेटलेट वगैरह जो भी आप जानते हो वो सारी चीजें इसमें आएंगी, और हम अभी जो आगे चल के उसको चर्चा भी करेंगे। इसमें बच्चे एक वर्ड आ रहा है हीमोपोइसिस, है ना। इसमें एक वर्ड आ रहा है बच्चे हीमोपोइसिस। इसका मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इन बोन मैरो, यानी कि बच्चे बॉडी के अंदर जो ब्लड फॉर्मेशन है उसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं बच्चे, हीमोपोइसिस के नाम से जानते हैं। और जिन ऑर्गन्स में ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है उनको हम लोग हीमोपोएटिक ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं है? एक आपकी प्रोसेस है हीमोपोइसिस और एक आपके ऑर्गन है हीमोपोएटिक ऑर्गन। हीमोपोइसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, और हीमोपोएटिक ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जिनके अंदर आपके ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर अपन अडल्ट की बात करते हैं बच्चे, तो मेनली ये जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो आपका बोन मैरो के अंदर होता है ना, यानी कि बोन मैरो के अंदर आपके ब्लड का फॉर्मेशन किया जाता है, ब्लड का प्रोडक्शन किया जाता है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर बच्चे पीएच की बात करते हैं अपन ब्लड के बारे में, तो ब्लड जो है स्लाइटली एल्कलाइन होता है ना। इसके अगर पीएच की बात करते हैं बच्चे तो 7.4 अपने को देखने को मिलती है ना, इसकी अप्रॉक्स 7.4 जो है इसकी पीएच है। अगर वॉल्यूम की बात करें बच्चे, तो जो वॉल्यूम है इसका एक हेल्दी पर्सन में, ह्यूमंस की बात करें तो 5 to 6 लीटर जो है ब्लड अपने को मिल जाता है। मेल और फीमेल में यहाँ थोड़ा बहुत फर्क मिलता है बच्चे, मेल के अंदर थोड़ा सा ज्यादा ब्लड मिल रहा है आपको 5 to 6 लीटर, और फीमेल के अंदर 4 to 5। अपने को क्या याद रखना है बच्चे, अपने को जो मेनली ये याद रखना है कि जो ह्यूमंस की बॉडी में जो ब्लड मिलता है वो अपने को 5 to 6 लीटर के आसपास मिल जाता है ना। इधर आपको देखने को मिल ही रहा है ना, फीमेल्स के अंदर कम होता है ना। कम क्यों होता है वो आप है ना समझ ही सकते हैं ना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बनता है ना। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू तो है,
लेकिन भाई साहब वो एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, वो एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ये क्या बात हो रही है? आप एक जगह कह रहे हो कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, अब इधर आके आपने बोल दिया कि ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें ऐसा क्या था, मतलब फॉल्स क्यों है? इसकी ऐसी क्या बच्चे मजबूरी बनी, या फिर इसने ऐसा क्या कर दिया कि इसका फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हो? इसके बारे में चर्चा करते हुए देखते हैं बच्चे। बिकॉज, क्यों? क्योंकि ब्लड सेल्स नो पावर ऑफ डिवीजन। क्योंकि बच्चे आपकी जो ब्लड सेल्स होती हैं, उन ब्लड सेल के अंदर कोई भी डिवीजन की पावर नहीं होती। उनका बर्थ होगा, डेथ हो जाएगी, बर्थ होगा, डेथ हो जाएगी। वो डिवाइड करके बच्चे आगे न्यू सेल्स को प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है बच्चे, आपके जो भी हिमोपैथिक ऑर्गन होगा उसी में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा, फिर डेथ हो जाएगी, फिर वहीं से बन के आएंगे, फिर डेथ हो जाएगी। जो बने हुए हैं वो डिवाइड करके नए सेल्स को प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि डिवीजन की कैपेबिलिटी एब्सेंट होती है। आगे चलते हैं बच्चे। इसमें बच्चे फाइबर्स भी कंप्लीट एब्सेंट होते हैं, यानी कि बच्चे डिवीजन की पावर भी नहीं है और फाइबर्स भी एब्सेंट है, इसलिए हम इसको क्या करें बच्चे, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। अगर बच्चे आगे बात करें हम ब्लड की कंपोजिशन के बारे में, है ना, कि ब्लड में क्या क्या होता है, तो अपना जो ब्लड है बच्चे वो मेनली दो चीजों से मिलकर बना है, एक प्लाज्मा, एक ब्लड कॉर्पस्कल। अगर ब्लड की बात करें बच्चे तो इसमें प्लाज्मा जो है वो आपको देखने को मिलता है लगभग अप्रॉक्स 55%, है ना, यानी कि टोटल ब्लड का जो 55% है वो आपका प्लाज्मा है, और बचा हुआ जो 45% है ना बच्चे, बचा हुआ जो 45% है वो आपके ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं। अगर प्लाज्मा की बात करें बच्चे, ब्लड में दो चीज, एक प्लाज्मा और एक आपके ब्लड कॉर्पस्कल। इसमें से आपने प्लाज्मा को उठाया, अब प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है बच्चे, प्लाज्मा में भी आपकी जो डिफरेंट चीजें प्रेजेंट हैं, जैसे वाटर ले लो, लगभग 92% जो है आपका वाटर प्रेजेंट होता है। उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं, मेनली 3 तरह की प्रोटीन्स होती हैं उसमें बच्चे, है ना, एल्बुलिन, ग्लोबुलिन और आपकी फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये जो है आपकी प्रोटीन्स होती हैं। उसके अलावा कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं। अगर बात करें बच्चे प्लाज्मा में मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे आप ले लो Na+, है ना बच्चे, K+, Cl-, है ना बच्चे, HCO3-, एक्सेट्रा, है ना, इस तरह के और भी काफी सारी मिनरल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि ब्लड में अलग अलग तरह के मिनरल प्रेजेंट हैं। अदर सब्सटेंस, यानी कि इनके अलावा भी आपके प्लाज्मा में बच्चे अलग अलग चीजें प्रेजेंट होती हैं। अदर सब्सटेंस जैसे क्या आपके ब्लड में प्रेजेंट है बच्चे, यूरिया, है ना, बोल दो, इसमें प्रेजेंट है बच्चे ग्लूकोज, है ना, इसमें ले लो क्या प्रेजेंट है, और अमाइनो एसिड ले लेंगे हम, बोल देंगे क्या इसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है? यूरिया प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। क्या उसमें हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे ब्लड के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। इसमें हार्मोन्स प्रेजेंट हैं बच्चे, और इसमें आप क्या बोल सकते हो, इसके अलावा भी क्या कोई चीज़ें प्रेजेंट हैं आपकी? इसमें बच्चे काफ़ी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होंगे, ये लो, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होंगे बच्चे, इसमें हेपेरिन प्रेजेंट होगा, यानी कि इनके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रेजेंट हैं वो हमने अदर सब्सटेंसेस में रखी हुई है। बात करें बच्चे प्लाज्मा, तो वाटर, प्रोटीन, मिनरल एंड अदर सब्सटेंसेस। अब जब प्रोटीन्स को देखते हैं तो मेनली 3 तरह की प्रोटीन मिल रही हैं। नंबर 1 है बच्चे आपकी एल्बुमिन, नंबर 2 ग्लोबुलिन और नंबर 3 आपकी फिब्रिनोजन। अगर हम एल्बुमिन की बात करते हैं बच्चे, तो जो एल्बुमिन के फंक्शन की बात करें तो एल्बुमिन का जो फंक्शन है वो आता है आपका बच्चे ऑस्मोटिक वैलेंस में, है ना, यानी कि जो बॉडी का जो ऑस्मोटिक वैलेंस है उस ऑस्मोटिक वैलेंस को मेंटेन करने में आपकी एल्बुलिन प्रोटीन्स का काम होता है, यानी कि दे आर फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ योर बॉडी। और बात करें ग्लोबुलिन की बच्चे, ग्लोबुलिन जो होता है आपके अंदर डिफेंस का काम करता है, एंटीबॉडी, है ना, अल्फा बीटा गामा 3 तरह की ग्लोबुलिन मिलती है, जिसमें गामा वाली आपकी एंटीबॉडी में हेल्प करती है प्रोडक्शन, है ना बच्चे। तो जो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन का मेन काम क्या है, आपके डिफेंस में काम है, यानी कि इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी में इसका काम है। आपको याद करके चलना है, साथ में याद होती रहेंगी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं बच्चे, लेक्चर को आप लोग लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और वीडियो पे कमेंट जरूर करते रहें। आगे देखते चलें बच्चे, है ना। ग्लोबुलिन की बात कर रहे हैं, ग्लोबुलिन क्यों यूज हो रहा है आपके डिफेंस के लिए यूज हो रहा है। एल्बुमिन क्यों हो रहा है, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए यूज हो रहा है। फिब्रिनोजन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, है ना बच्चे, फिब्रिनोजन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि और बात करें बच्चे इसमें तो फिब्रिनोजन के साथ में मैं एक और डाल रहा हूं इधर प्रोथ्रोम्बिन। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, इन दोनों को क्या फंक्शन है बच्चे, तो फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो है आपकी बॉडी में ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करती है, यानी कि दे हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बोलो समझ पा रहे हैं कि नहीं, है ना, बोलो बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं, चीजें चमक रही हैं कि नहीं चमक रही हैं एकदम। अगर समझ में आ रहा है तो बच्चे लास्ट तक देखना है लेक्चर, खड़े नहीं होने हो जाना है बिल्कुल भी, लास्ट तक देखें लेक्चर को पूरा। ये क्लियर है कि नहीं है बच्चे। ये आपके हमने क्या किया, ब्लड के बारे में देखा, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है ना, प्लाज्मा है बच्चे, और इसके अलावा क्या है, ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स, अदर सब्सटेंसेस, है ना बच्चे। वाटर 92% रहेगा आपका लगभग, है ना, 90 से 92%। अगर प्रोटीन्स में देख रहे हैं 6 to 8% रहती हैं ये मेनली। इसमें 3 तरह की, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस करवा रहा है, जी हाँ, ग्लोबुलिन डिफेंस के लिए यूज हो रहा है, और जो आपका फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन है वो आपके ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है।
आगे बच्चे बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। इसमें आपको 3 तरह के ब्लड कॉर्पसल के बारे में पढ़ाया जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जो आप लोअर क्लासेस से भी उनके बारे में हल्का फुल्का जानते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे अपने सबसे पहले ब्लड कॉर्पसल के बारे में, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, है ना, आरबीसी, और इनको आप लोग प्यार से क्या बुलाते हो, इरिथ्रोसाइट्स। इनको आप और क्या बोलते हैं बच्चे, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है आपकी आरबीसी। बच्चे आरबीसी की बात करें तो ये आपके मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल होता है बॉडी के अंदर, यानी कि आपके ब्लड में जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है वो कौन है बच्चे, आपका आरबीसी प्रेजेंट है ना, क्लियर है कि नहीं है। इनमें मोस्ट अबंडेंट सेल इन योर ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार चल रहा है बैच के अंदर। देखते रहे आगे की तरफ बच्चे, मेमेलियन आरबीसी। अगर हम बात कर रहे हैं मेमल्स की आरबीसी के अंदर आरबीसी के बारे में, तो अगर मेमल्स की आरबीसी के बारे में देखें बच्चे, तो इसका शेप जो होता है वो बाइकॉनकेव होता है ना। अगर अपन अपनी आरबीसी को निकाल के देखें तो वो बाइकॉनकेव शेप की है। ऐसा क्यों है, वो उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी, क्योंकि आरबीसी के अंदर होता है बच्चे रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, जो गैसेस को कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। तो हमने क्या किया, अगर आपकी आरबीसी में ज्यादा हमें हीमोग्लोबिन डालना है तो हमने उसको बाइकॉनकेव शेप का बना दिया। बाइकॉनकेव बनाया तो सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो हीमोग्लोबिन ज्यादा, हीमोग्लोबिन ज्यादा तो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा होने वाला है। समझ पा रहे हैं कि नहीं चीजों को। आगे बढ़ते हैं बच्चे और इसके बारे में देखते हैं सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, एकदम डबल स्टार पॉइंट आपकी क्लास में बच्चों। जो मेमेलियन आरबीसी होती है, अगर आप अपनी ह्यूमंस की आरबीसी के बारे में बात कर रहे हो तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि मैच्योर आरबीसी की बात करें तो मैच्योर आरबीसी में बच्चे आपकी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती, अर्ली स्टेज में प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होती है ये डिजनरेट कर जाती है। मैं बात कर रहा हूं बच्चे न्यूक्लियस के बारे में, मैं बात कर रहा हूं बच्चे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, मैं बोल रहा हूं बच्चे गोल्गी बॉडी के बारे में। तो जो मैं बात कर रहा हूं बच्चे, है ना, आपके मेन जो भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि मोस्ट सेल ऑर्गेनेल जो है वो आपके आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। वो क्यों, क्योंकि आपने सारे सेल ऑर्गेनेल को हटाया जो स्पेस कवर कर रहे थे, फालतू में जगह घेर के बैठे थे, आपने उनको हटाया और उसमें हीमोग्लोबिन भर दिया गया है, ताकि आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा और जो ब्लड जो ऑक्सीजन और CO2 यानी गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी ज्यादा होगा। बहुत ही बढ़िया, आगे चल रहे बच्चे। न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ओरिजिन बट डिजनरेट ड्यूरिंग द मैच्योरेशन प्रोसेस। हाँ, ये बात मैं बता चुका हूं कि स्टार्टिंग में बच्चे जो है आपकी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आरबीसी में, लेकिन आगे चल के वो जो है डिजनरेट कर जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी के बारे में, तो वो रहता है आपका 5 to 5.5 मिलियन, है ना बच्चे, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन। यानी कि बच्चे जो नंबर याद रखना है, बहुत ही बढ़िया नंबर याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपके वो पूछ लेगा, डायरेक्ट पेपर में दे देगा कि मोस्ट अबंडेंट सेल कौन है, अरे आरबीसी। 5 to 5.5 मिलियन में कौन सी मिल रही है, अरे आरबीसी मिल रही है। वो आरबीसी को देके ये पूछ लेगा, ये देके वो पूछ लेगा, अरे दोनों कैसे भी पूछ लेगा, लेकिन आंसर अपना एकदम टकाटक रहेगा, क्योंकि हम पढ़ के जा रहे हैं इधर से। बहुत ही बढ़िया। अगर बच्चे बात करते हैं हम ये कहां बन रही है आरबीसी, तो ये क्या है, ब्लड का ही पार्ट तो है ना, ये है क्या, ब्लड का पार्ट है। तो ब्लड कहां बन रहा है, बोन मैरो में। अब ब्लड बोन मैरो में बन रहा है तो ये भी कहां बन रही है बच्चे, बोन मैरो के अंदर। अगर आपसे एडल्ट के बारे, ये बार बार एडल्ट लिख रहा है ना बच्चे, तो अगर एडल्ट के बारे में पूछ रहा है तो हम रेड बोन मैरो जानते हैं, लेकिन अगर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोलता है तो बच्चे, अगर आपसे बोला जाए कि हमारे अंदर हीमोपेटिक ऑर्गन कौन सा है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमंस के अंदर हीमोपेटिक ऑर्गन कौन सा है, जी हाँ, आपका जवाब बोन मैरो ही होगा, है ना, रेड बोन मैरो ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ह्यूमंस के अंदर फर्स्ट आपका जो है सबसे पहला हीमोपेटिक ऑर्गन कौन सा है, तब आपका बोन मैरो आंसर नहीं होगा, तब आपका क्या आंसर होगा बच्चे, वो होगा आपका यॉर्क सैक। यानी कि आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ब्लड फॉर्म हो रहा था, जो ब्लड सेल्स फॉर्म हो रहे थे, वो होते हैं यॉर्क सैक में। उसके बाद में स्टार्ट होते हैं बच्चे लिवर और स्प्लीन के अंदर, उसके बाद फिर बोन मैरो में होते हैं। यानी कि आज आपने क्या जाना, आज आपने जाना कि ब्लड सेल बच्चे कहां बन रहे हैं, रेड बोन मैरो में। उसके अलावा आपने सीक्वेंस भी जाना, यानी कि अगर मैं यहां आपसे लिखना चाहूं बच्चे, तो सबसे पहले कहां बन रही है आपके ब्लड सेल, यॉर्क सैक के अंदर बन रही है, शानदार पॉइंट एकदम। इसके बाद कहां बन रही है बच्चे, मैंने बोल दिया लिवर स्प्लीन कॉम्प्लेक्स, जी हाँ, मैंने बोल दिया लिवर स्प्लीन कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद में क्या आया आपका, उसके बाद में आया आपका बोन मैरो। यानी कि आज आपकी क्लास में आपको ये भी समझ में आ गया कि बच्चे हमारे अंदर कौन कौन से ऑर्गन में जो है ब्लड का फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। ए रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन योर ब्लड। यानी कि आपके ब्लड के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका आप हीमोग्लोबिन कह रहे हो, जिसका कलर रेड है, और हीमोग्लोबिन का कलर रेड है, इसीलिए आपके आरबीसी का कलर भी रेड है। एवरेज लाइफ स्पेन बच्चे की 120 दिन होती है, नंबर 5 to 5.5 मिलियन है, और इसकी एवरेज लाइफ स्पेन 120 डेज है। अगर मैं बात करूं आरबीसी कहां जाके टूटेगी, इनकी डेथ कहां होगी बच्चे, स्प्लीन के अंदर होती है, इसलिए स्प्लीन को आप ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही बढ़िया।
स्प्लीन का क्या काम है बच्चे, एक तो ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, इसके अलावा ये रिजर्वियर ऑफ ब्लड भी कहलाता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड सेल्स को स्टोर किया जाता है ना। स्टोरेज स्प्लीन स्टोर्स एक्सेस ब्लड कॉर्पसल ब्लड बैंक ऑफ योर बॉडी। देखो कितनी बढ़िया बात है ना, ये देखो दोनों काम कर रहा है भाई साहब। उसको आप ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कह रहे हो, यानी आरबीसी को तोड़ भी रहा है वो, है ना, खत्म भी कर रहा है, और आप रिजर्वियर ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कह रहे हो, यानी कि ब्लड को स्टोर भी कर रहा है। एक तरफ तोड़ रहा है आरबीसी को, एक तरफ स्टोर कर रहा है ब्लड को। यहां कंफ्यूजन होता है बच्चे को। हाँ, दोनों पॉइंट सही हैं, दोनों पॉइंट अपनी जगह पे सही हैं, आपको दोनों पॉइंट को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे चर्चा करते हैं बच्चे। जो सेकंड टाइप ऑफ आपका जो ब्लड सेल है वो है आपका ल्यूकोसाइट, या फिर जिसको आप लोग बोलते हो व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, है ना। इसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चे। जैसे आपके आरबीसी रेड कलर की थी, आपके जो ल्यूकोसाइट है ये कलरलेस रहता है क्योंकि इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाइक हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसमें वो प्रेजेंट नहीं होता। ये बच्चे न्यूक्लिएटेड रहेगी। अगर आरबीसी से बात कर रहे हैं, ये कम नंबर में रहती है, इसका नंबर होता है लगभग 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, है ना बच्चे। यानी कि वो है 5 to 5.5 मिलियन, ये सिर्फ कितनी है 6 से 8 हज़ार, ठीक है बच्चे। ये शॉर्ट लिव्ड होती है, लाइफ स्पैन उसकी उनसे कम होती है, कुछ वीक्स या डेज में आप मान सकते हो, और प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ये भी बोन मैरो में बन रही है क्योंकि ब्लड सेल है ना, ब्लड सेल है, तो जहां ब्लड बनेगा वहां ये बन रही है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड, अरे बोन मैरो में ही तो बन रही है यार, क्योंकि ब्लड ही बोन मैरो में बन रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। ल्यूकेमिया एबनॉर्मल इंक्रीज इन टीएलसी मोर देन 1 लाख, यानी कि अगर आपका जो है बच्चे, अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है, लगभग 1 लाख से भी ऊपर निकल गया है, तो आपकी एक कंडीशन बनती है जिसको आप ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हो ना, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, वो यही होता है ल्यूकेमिया, है ना। डायपेडेसिस, मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम आउट ऑफ योर कैपिलरी, यानी कि देखो आगे आगे चल के हम क्या करेंगे बच्चे, ब्लड वेसल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपकी एक कैपिलरी आएगी, तो उन कैपिलरी से डब्ल्यूबीसी बाहर निकलता है, और डब्ल्यूबीसी का जो मूवमेंट है कैपिलरी के बाहर जाना, उसी मूवमेंट को हम डायपेडेसिस के नाम से जानते हैं। बहुत ही बढ़िया, शानदार एकदम। अगर बच्चे हम ल्यूकोसाइट को भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो हमारे जो डब्ल्यूबीसी हैं ये मेनली दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, है ना। एक होता है बच्चे ग्रेनुलोसाइट और एक होता है अपना ए ग्रेनुलोसाइट, यानी कि डब्ल्यूबीसी आर ऑल मेनली ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 इज ग्रेनुलोसाइट एंड नंबर 2 इज ए ग्रेनुलोसाइट। ये क्या है, ये वो है बच्चे कि जब भी हमने डब्ल्यूबीसी को निकाला, और डब्ल्यूबीसी को निकाल के जब उसके साइटोप्लाज्म में देखा, तो कुछ डब्ल्यूबीसी हमें ऐसे देखने को मिली जिनके अंदर कुछ हमें ग्रेनुलस देखने को मिले। जैसे मान के चलो, जैसे कंकड़, छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिले, और उन्हीं पार्टिकल को हम ग्रेनुलस कह रहे हैं। जिनके अंदर ग्रेनुल प्रेजेंट है वो ग्रेनुलोसाइट हैं, जिनके अंदर नहीं है वो ए ग्रेनुलोसाइट हैं। चलो आगे चलते हैं बच्चे। ग्रेनुलोसाइट में जिनके अंदर जो ग्रेनुलस प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे आपकी ग्रेनुलोसाइट भी मेनली 3 तरह की होती है, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड बच्चे न्यूट्रोफिल, है ना। इसका क्या मतलब है कि देखो, जब आपने ग्रेनुलस देखे तो ऐसे दिखाई नहीं देंगे, उनको पहले स्टेनिंग की जाती है, और स्टेनिंग के बाद में हमें वो दिखाई देती है। अगर किसी डब्ल्यूबीसी में जो आपको बच्चे ग्रेनुलस दिखा रहे हैं वो एसिडिक आपकी स्टेन से दिखाई दे रहे हैं, उनको आप एसिडोफिल कहोगे। जो बेसिक से दिखाई दे रहे हैं उनको आप बेसोफिल कहोगे, और जो आपके न्यूट्रल स्टेन से दिखाई दे जाएगा डाई से, उसको आप लोग कहोगे बच्चे न्यूट्रोफिल। यानी डब्ल्यूबीसी इज ऑफ 2 टाइप, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट इज ऑफ 3 टाइप, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। बच्चा ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेनुलस प्रेजेंट नहीं है, वो भी बच्चे आपके 2 तरह का होता है। नंबर 1 इज मोनोसाइट एंड नंबर 2 इज लिम्फोसाइट। यानी कि बात करूं तो मैं आपके डब्ल्यूबीसी मेनली ऑफ 5 टाइप्स। नंबर 1 एसिडोफिल, नंबर 2 बेसोफिल, नंबर 3 न्यूट्रोफिल, नंबर 4 मोनोसाइट एंड नंबर 5 लिम्फोसाइट। आगे चर्चा को बढ़ाते हुए देखते हैं बच्चे, एसिडोफिल, बेसोफिल, और बच्चे अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की इनकी स्टडी करते हैं, है ना बच्चे। अगर इसमें देखें तो एसिडोफिल बच्चे इसका, हाँ बहुत ही बड़ा, इसमें ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके नीट के लिए, है ना। बहुत ही अच्छे से याद रखना है, इसमें जो मैं पॉइंट कराऊंगा वो आराम से याद करके ले जाने हैं ना बच्चे। अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चे आपके सबसे पहले शेप ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, है ना। अगर मैं न्यूक्लियस के शेप के बारे में बात करूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है बच्चे। एसिडोफिल की जो न्यूक्लियस होती है वो बाइलोब्ड होती है ना, यानी कि इसमें 2 लोब प्रेजेंट होंगे। बेसोफिल की न्यूक्लियस के बारे में जब हम बात करते हैं बच्चे, तो इसमें 2 to 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हमें एस शेप्ड जैसी दिखाई देती है ना। ये आपके एनसीईआरटी में अगर आप डायग्राम देखोगे तो इसमें जो है आपको एक एस शेप्ड इस तरह से दिखाई देगा स्ट्रक्चर, है ना, लोब्स की वजह से 2 to 3 लोब्स प्रेजेंट होंगे। चलो न्यूट्रोफिल के जो बच्चे 3 to 5 लोब प्रेजेंट होंगे, 3 to 5 लोब प्रेजेंट होंगे। मोनोसाइट बच्चे किडनी शेप, किडनी शेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह आपसे बोलेगा कि कौन से डब्ल्यूबीसी की जो न्यूक्लियस है आपको किडनी शेप दिखाई दे रही है, न्यूट्रोफिल आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा, न्यूट्रोफिल, बहुत ही बढ़िया। मोनोसाइट है बच्चे, हाँ सॉरी, अगर आपसे किडनी से पूछ रहे हैं बच्चे तो आपका आंसर जाएगा मोनोसाइट। क्या आंसर जाएगा आपसे, मोनोसाइट आपका आंसर जाएगा। किडनी से भी प्रेजेंट इन मोनोसाइट, बहुत ही बढ़िया।
अगर बात करें बच्चे लिम्फोसाइट के बारे में, तो लिम्फोसाइट के अंदर जो आपकी बच्चे जो न्यूक्लियस होती है वो आपकी लार्ज होती है, और वो बच्चे कहाँ चली जाती है, आपकी पेरीफेरल पे होती है ना, लार्ज रेगुलर एक स्पेरिकल शेप की होती है और वो पेरीफेरी की साइड में चली जाती है। बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं बच्चे। अगर फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो एसिडोफिल का जो फंक्शन है बच्चे वो हमारा रहता है एलर्जिक रिएक्शन में, है ना। ये कहाँ रहेगा आपका, अगर एसिडोफिल के आपसे बोल रहे हैं बच्चे तो इन एलर्जिक रिएक्शन, कहाँ रहेगा ये एलर्जिक रिएक्शन। बहुत ही बढ़िया। अगर बेसोफिल की बात करें बच्चे तो बेसोफिल का फंक्शन होता है इन इन्फ्लामेशन, कहाँ होगा बच्चे, सीक्रेट हिपेरिन हिस्टामिन सेरोटोनिन ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, यानी कि जब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में ये हिपेरिन हिस्टामिन और सेरोटोनिन का सीक्रेशन और ट्रांसपोर्ट करता है। इसका फंक्शन क्या है बच्चे, एलर्जी में इसका क्या है, इन्फ्लामेशन में इनको सब्सटेंस को सीक्रेट करना। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट को देखें बच्चे, फेगोसिटिक होती है नेचर में, कैसी होती है, फेगोसिटिक, यानी कि ये दूसरे सेल्स को खाने में हेल्प करती है, यानी कोई फॉरेन पार्टिकल आया है तो उनकी डेथ कर देंगी, या कोई अपना ही सेल मतलब खराब हो चुका है, डेड सेल है, तो उनको ये फेगोसाइटिक नेचर शो कर करके उसको पटर 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 चबा जाएंगी और उसको खत्म कर देंगी एकदम, है ना। तो इनका नेचर क्या है बच्चे, फेगोसिटिक नेचर है। बहुत ही बढ़िया, है ना। यानी कि इसकी बात कर रहे हैं बच्चे, फेगोसिटिक है, इसका भी क्या बच्चे, डैमेज और डेड माइन्यूट बिट्स ऑफ कॉर्पसल इसके वेंचर है। इन दोनों का फंक्शन क्या बच्चे, सेम है, फेगोसिटिक नेचर ये शो करती हैं। अगर लिम्फोसाइट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे तो लिम्फोसाइट हमारी बी और टी दो तरह की हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में कभी, है ना। इसकी अगर बात करें बच्चे तो ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज को बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इनका काम भी अपनी इम्यूनिटी में होता है, डिफेंस में होता है ना बच्चे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और बारे में बात करते हैं बच्चे। ये आपके डायग्राम दे के रखे हैं, एनसीईआरटी डायग्राम को देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है, ये आपको दे सकता है, वो एक डायग्राम दे देगा, डायग्राम दे के बोलेगा किसका फंक्शन क्या है, तो इसको देखकर आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा है, बाइलोब्ड है यानी कि एसिडोफिल है, यानी फंक्शन आपका एलर्जिक रिएक्शन हो गया। इस तरह से आपको याद करना है। इसकी क्या बच्चे, एसिड है, एसिड किसकी होती है, बेसोफिल की, तो बेसोफिल का फंक्शन आपको याद होना चाहिए, वो क्या कर रही है बच्चे, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बच्चे सीक्रेशन कर रही है, किसका, हिपेरिन का, सेरोटोनिन का, हिस्टामिन का। बहुत ही बढ़िया, शानदार। इसी तरह से आपको ये पूरी टेबल जो है वो याद कर लेनी है। अगर आपसे पूछा रहा है बच्चे सबसे कम नंबर में कौन सी प्रेजेंट है, तो वो आपकी बेसोफिल है 0.5 to 1%। सबसे ज्यादा कौन सी प्रेजेंट है, वो आपकी न्यूट्रोफिल है 60 to 65, यानी सबसे ज्यादा बच्चे आपकी न्यूट्रोफिल, सबसे कम आपकी बेसोफिल। बहुत ही बढ़िया। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे और हम बात करते हैं अपने तीसरे ब्लड सेल्स के बारे में, थर्ड नंबर के ब्लड कॉर्पसल के बारे में, जो कि हमारा प्लेटलेट है। आरबीसी डन, डब्ल्यूबीसी डन, और अब हम बात कर रहे हैं बच्चे प्लेटलेट्स के बारे में। अगर आपको बच्चे लेक्चर पसंद आ रहा है आखिरी तक देखें, एक एक कंसेप्ट क्लियर होने वाला है आपका, बीच में से उठ के नहीं आना है बिल्कुल भी। प्लेटलेट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, इनको और हम क्या कहते हैं, इनको और थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ये भी बच्चे आपके बोन मैरो में बन रहे हैं, ये आपके सेल्स के फ्रेगमेंट होते हैं ना। बोन मैरो के अंदर कुछ बड़े बड़े सेल्स होते हैं जिनको आप मेगा कैरियोट्स के नाम से जानते हो, और उनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स किसमें कन्वर्ट होते हैं बच्चे, डेवलप होते हैं आपके प्लेटलेट्स के अंदर, यानी कि सेल फ्रेगमेंट। ये क्या, सेल के फ्रेगमेंट हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम हम मेगा कैरियोसाइट, है ना। यार आपके मेगा कैरियोसाइट सेल्स आपके ये प्रोड्यूस होते हैं। अगर बच्चे नंबर की बात कर रहे हैं तो ये मेनली आपके कितने परसेंट होते हैं बच्चे, 1.5 से 3.5 लाख, 1.5 to 3.5 और 4 लाख के आसपास इसका नंबर होता है। आरबी से सबसे ज्यादा है बच्चे 5 to 5.5 मिलियन, सेकंड पर डब्ल्यूबी से 6,000 to 8,000, थर्ड आपका प्लेटलेट बच्चे कितना है, 1.5 लाख से आपके 3.5-4 लाख के बराबर रहेगा। बहुत ही बढ़िया। सिंथेसाइज थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसका क्या काम है बच्चे, थ्रोम्बोप्लास्टिन को सीक्रेट करेगा, ये अपने आगे चल के आने वाला है थोड़ी देर में, है ना बच्चे। इसका जो फंक्शन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में काम होता है इसका, है ना। यानी कि आरबीसी का मेन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन CO2 यानी गैसेस ट्रांसपोर्टेशन में आरबीसी का काम है, डब्ल्यूबीसी का मेनली अपने डिफेंस मैकेनिज्म में काम है, और प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है बच्चे वो अपना मेनली किसमें, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर है। मेनली किसका है अपना बच्चे, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इसका फंक्शन आता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। बहुत ही बढ़िया। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ये जो अभी टर्म आया था ब्लड क्लॉटिंग, इसका मतलब क्या होता है, तो बच्चे जब हम ब्लड क्लॉटिंग को देखते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है ब्लड का जम जाना। जैसे हमें कहीं भी चोट लगती है ना, तो हम देखते हैं कि जैसे हमें कहीं भी चोट लगी, थोड़ी देर के लिए वहां से ब्लडिंग स्टार्ट होती है, ब्लड बाहर निकलना होता है, लेकिन कुछ समय बाद वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड का जम जाना। और जहां पर भी बच्चे टिश्यूज वगैरह डैमेज हुए हैं वहां से ब्लड का बाहर निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बारे में बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को ही हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और ये जो बच्चे एक थ्योरी से समझा जाता है जिसको हम लोग जानते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी के नाम से जानी जाती है, और यही थ्योरी जो है वो हमें ब्लड क्लॉटिंग समझाने में हेल्प करती है। आगे की तरफ चलते हैं बच्चे। अगर बात करें हम बच्चे, एक यहाँ पढ़ा है प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा हम जान चुके हैं, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड माइनस कॉर्पसल। ब्लड को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, है ना, ब्लड को प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल। तो ब्लड में से कॉर्पसल निकाल दो तो 55% जो पार्ट बचा है वो आपका प्लाज्मा है। और बच्चे अगर हम
प्लाज्मा के अंदर से भी, अगर प्लाज्मा के अंदर से भी क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं, फिब्रिनोजन प्रोटीन्स को निकाल देते हैं, तो फिर जो बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, सीरम कहते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं, सीरम। यानी कि सीरम क्या है, ब्लड, ब्लड में से प्लाज्मा बचा, प्लाज्मा में से भी हमने क्या निकाल दिया बच्चे, प्लाज्मा में से भी हमने निकाल दिया क्लॉटिंग फैक्टर और फिब्रिनोजन, तो फिर जो बच रहा है वो अपने पास सीरम बच रहा है। आगे की तरफ चलते हैं बच्चे। क्लॉटिंग फैक्टर बॉडी में मेनली 13 तरह के होते हैं और जो कहाँ बनाए जाते हैं बच्चे, लिवर के अंदर बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें बच्चे क्लॉटिंग के मैकेनिज्म के बारे में, ये क्लॉटिंग किस तरह से चल रही है ना, कौन कौन हेल्प कर रहा है, तो क्लॉटिंग को देखते हैं बच्चे। इसमें क्या होता है बच्चे, जो आपके टिश्यूज इंजर्ड हुए हैं ना, एनसीईआरटी का पोर्शन है, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन आएगा यहीं से। कुछ लास्ट ईयर, कुछ ईयर पहले भी आया, लास्ट ईयर भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको आसानी से देखना है, अभी समझ में आएगा। ये टेबल है, यहीं से क्वेश्चन आता है, यहीं से क्लॉटिंग का क्वेश्चन आएगा और आपका कवर होगा। क्लॉटिंग का क्वेश्चन मतलब ये वाली स्लाइड एकदम अच्छे से पढ़ाई जाएगी आपको बच्चे। इसमें पहला है, देखो क्या हुआ, फ्रॉम इंजर्ड टिश्यू, यानी कि जो टिश्यू आपका इंजर्ड हुआ है ना, यानी जहां पर भी आपकी चोट वगैरह लगी हुई है, वो टिश्यू से आपका एक सब्सटेंस बच्चे सीक्रेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलेंगे, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि टिश्यू से सीक्रेट हो रहा है तो बाहर वाला, यार बाहर का इंसान है ना, तो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और साथ में ही बच्चे आपके जो अंदर ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं, वो प्लेटलेट भी एक सब्सटेंस को सीक्रेट करती हैं और उनको हम बोलते हैं बच्चे एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी कि सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट हुआ इंजर्ड टिश्यू से, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और बच्चे प्लेटलेट से एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों मिलकर बच्चे, ये दोनों मिलकर बनाते हैं आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी कि एक्सो एंडो थ्रोम्बोप्लास्टिन मिले और उन्होंने थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन किया। थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर कैल्शियम प्लस 2 की प्रेजेंस में, यानी कि एक आयन का रोल बता रहा हूं मैं, आप लोग जानते हो बच्चे कि ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम प्लस 2 आयन का रोल होता है, उसका क्या रोल है वो भी आज क्लियर है आपके सामने बेटा। कैल्शियम प्लस 2 की प्रेजेंट में और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर की प्रेजेंट में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कन्वर्ट होगा एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स में, एक कॉम्प्लेक्स में जिसको बोलोगे बच्चे थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। यानी कि देखो फिर से देखेंगे बच्चे, थ्रोम्बोप्लास्टिन आया, एक्सो आया इंजर्ड टिश्यू से, एंडो आया प्लेटलेट से, दोनों ने मिलकर बनाया बच्चे थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट हुआ आपका थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स में इन द प्रेजेंस ऑफ Ca+2 एंड सम क्लॉटिंग फैक्टर। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा बच्चे, आपकी जो प्रोथ्रोम्बिन थी फिब्रिनोजन के साथ में बताई थी मैंने बच्चे, है ना, प्रोटीन्स में, फिर से रिकॉल करेंगे चीजों को, है ना, ये प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगी आपकी थ्रोम्बिन के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट होगी आपकी थ्रोम्बिन के अंदर। फिर से देख रहे हैं बच्चे, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना Ca+2 के प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बना, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम गिरा प्रोथ्रोम्बिन में, कन्वर्ट करेगा उसको थ्रोम्बिन में, यानी थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किया थ्रोम्बिन में, और यही थ्रोम्बिन बच्चे आपके फिब्रिनोजन प्रोटीन को, जो इनएक्टिव प्रोटीन्स थी उनको कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में। और फिब्रिन से बच्चे कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो यहाँ पर कुछ ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरह से, और इन नेट में क्या होता है, आपकी जो डेड ब्लड सेल्स वगैरह हैं वो कैप्चर हो जाती हैं, वो यहाँ पर आकर बच्चा इसमें फंस जाएंगी और आपकी ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाएगा, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की आपकी जो भी प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो जाएगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूँ मैं, इसको आराम से पढ़ के जाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन आएगा, एकदम करके आएंगे, सटीक आंसर लगा के आएंगे। क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन आया बच्चे, कैल्शियम प्लस 2 की प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ, वो उसने क्या किया बच्चे, थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किया थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को कन्वर्ट किया फिब्रिन में, और ये हुई आपकी ब्लड क्लॉटिंग बच्चे कंप्लीट। बोलो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं बच्चे तो बिल्कुल अच्छे से आपको जो क्या करना है, आपको अगर चीजें समझ में आ रही है बच्चे, वीडियो को लाइक करते रहना है और बच्चे शेयर करते रहना है, कमेंट करके जाना है, और लेक्चर को आखिरी तक जरूर देखें अगर चीजें समझ में आ रही है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है अपनी। आगे चलते हैं, है ना बच्चे, अगले बच्चे ब्लड ग्रुप्स, है ना, अगली जो हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। आप लोग है ना नॉर्मल भी सुनते रहते हो, है ना, डेली बेसिस पे भी सुनते रहते हो कि इसका ब्लड ग्रुप ये, इसका ब्लड ग्रुप वो है, तो वो क्या है ब्लड ग्रुप, है ना बच्चे। अगर हम बच्चे अपने ब्लड को देखते हैं तो इसमें से ब्लड सेल्स को निकालते हैं हम, जब आरबीसी वगैरह को निकालते हैं तो इनके सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे हमें एक एंटीजन देखने को मिलता है ना, कुछ एंटीजन्स देखने को मिलते हैं, और उन एंटीजन के बेसिस पे ही हम ब्लड के टैप्स कर देते हैं और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ब्लड ग्रुप बोलते हैं, है ना बच्चे। एंटीजन जिसको हम एंटीजन को क्या बोलते हैं, एग्लूटिनोजन भी कहते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। और बच्चे देखो आपने ब्लड में क्या, एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजन प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी और आपकी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है इन प्लाज्मा, ठीक है बच्चे। आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है एंटीजन और प्लाज्मा में प्रेजेंट है एंटीबॉडी, बहुत ही बढ़िया। ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये दोनों एक स्पेशल टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, जिसमें से एक आपके आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है, एक आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है, बहुत ही बढ़िया,
ठीक है। इन रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, बहुत ही बढ़िया, एकदम डबल स्टार पॉइंट है बच्चे। रेसिपिएंट की एंटीबॉडी, यानी कि रेसिपिएंट मतलब ब्लड लेने वाला, यानी ये बोल रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब आप एक का ब्लड दूसरे में दे रहे हो तो ब्लड लेने वाले की आपको क्या देखनी है, एंटीबॉडी। और बच्चे एंटीजन ऑफ डोनर, देने वाले की देखना है आपको एंटीजन। शानदार तरीके से चल रहा है एकदम बच्चे, है ना। रेसिपिएंट की एंटीबॉडी और बच्चे डोनर का एंटीजन, ये देखेंगे। अगर रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, यानी कि आपने गलत ट्रांसफ्यूजन कर दिया, तो ये जो आपकी क्या करेंगी बच्चे, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्लम्प कर देंगी बच्चे। एक रिएक्शन होगी जिसको आप लोग कहते हो क्लम्पिंग रिएक्शन, क्लम्प कर देंगी। और इसी को हम लोग जानते हैं बच्चे एग्लूटिनेशन के नाम से। किस नाम से जानते हैं, एग्लूटिनेशन के नाम से। और इसी एग्लूटिनेशन को अवॉइड करने के लिए हम पहले ही देखते हैं कि ब्लड ग्रुप की मैचिंग कर ली जाए, है ना। यानी ए वाले को ए वाला दें, बी वाले को किसको क्या देना है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग जो है मैचिंग क्यों कर रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं बच्चे, एग्लूटिनेशन को अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे। आपका जो ब्लड ग्रुप है वो मेनली आपको आपकी बॉडी में कितने तरह के देखने को मिल रहे हैं, मेनली बच्चे वो आपको 4 तरह के देखने को मिल रहे हैं। एक ब्लड ग्रुप बच्चे आपका ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और आपका ओ, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। अब देखो ध्यान से सुनेंगे, अभी सारी चीजें याद होंगी, है ना। ब्लड ग्रुप ए क्या है, बी क्या है, ए बी ओ क्या है, ये जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप है। एक लाइन याद रखेंगे बच्चे, जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप है, आंसर गलत नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन है, मैंने एंटीजन को बच्चे 2 हिस्सों में बांट दिया। एक एंटीजन बोल दिया ए को बोल दिया बी, यानी कि मेनली 2 तरह के एंटीजन है बच्चे। ये आरबीसी के सरफेस, यहाँ एंटीजन ए, यहाँ एंटीजन बी, बहुत ही बढ़िया। एक पे ए, एक पे बी। अब आपको यही देखना है, अगर आरबीसी पे एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर आरबीसी पे एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी। चलो ये तो 2 ही हुए। अरे ए एंटीजन ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन ब्लड ग्रुप बी। एक कंडीशन ऐसी आई कि दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप, और एक ऐसी आ गई कि एक भी नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। ओ को मान लो 0, ओ को मान लो 0, 0 मतलब एक भी नहीं है। एक ए है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप, एक भी नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। ये लो हो गया आपको ब्लड ग्रुप याद। 4 तरह का ब्लड ग्रुप है, यानी ब्लड ग्रुप बच्चे ए तो आपका एंटीजन क्या होगा, ए, बी ब्लड ग्रुप एंटीजन बी, ए बी ब्लड ग्रुप एंटीजन ए बी, और ओ ब्लड ग्रुप यानी कि एंटीजन निल, यानी कि कोई इसमें एंटीजन है ही नहीं। अब आते हैं एंटीबॉडी पे जो आपकी प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर। एंटीजन एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं होती, आपको अपोजिट कर देना है। देखो जैसे इसमें एंटीजन ए ब्लड ग्रुप में कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप आपको एंटीजन के हिसाब से देखना है, तब एंटीबॉडी बीच में नहीं लेके आनी, आपको एंटीजन के हिसाब से देखना है। आपने बोला कि ए ब्लड ग्रुप, आपको ध्यान आ गया ए क्यों बोल रहा है, क्योंकि ए एंटीजन प्रेजेंट है। अब इसमें एंटीबॉडी अपोजिट होगी, यानी कि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी, अगर एंटीजन बी है तो एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए, अगर एंटीजन आपके ए बी है तो एंटीबॉडी है ही नहीं, और एंटीजन एक भी नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होंगी। क्या बात है, एकदम शानदार तरीके से। ये लो, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी अपोजिट होंगी। अगर ब्लड ग्रुप आपको पहचानना है, एंटीजन देख ले। अगर तेरे से किसी ने बोला है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, तूने बोल दिया तुरंत कि भाई साहब आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए है। अगर कोई बोल रहा है एंटीजन बी है, तूने बोल दिया कि ब्लड ग्रुप बी है, वो कह रहा है कि ये ले आरबीसी, इस पे तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तुरंत बोल दिया कि उसका ओ ब्लड ग्रुप है, क्योंकि नो एंटीजन। क्लियर है कि नहीं है। अगर बच्चे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए भी, एंटीबॉडी अपोजिट होगी। ब्लड ग्रुप ए में कौन सी एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप ए यानी कि एंटीजन ए होगा, एंटीजन ए तो एंटीबॉडी भी हो जाएगी। ए बी ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी, ए बी ब्लड ग्रुप मतलब एंटीजन ए बी, यानी कि दोनों एंटीजन है, दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी एक भी नहीं होगी, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट चलते हैं। ओ ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी बता, ओ ब्लड ग्रुप मतलब 0, मतलब एंटीजन एक भी नहीं है, एंटीजन एक भी नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है, यानी कि ए और बी दोनों प्रेजेंट है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ये आपका डन हुआ बच्चे ब्लड ग्रुप एकदम शानदार तरीके से। अब बात करते हैं बच्चे एंटीबॉडी के बारे में। तो ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी हो जाएगी, है ना बच्चे। इसमें एंटीबॉडी ए हो जाएगी, बी ब्लड ग्रुप में, ए बी में नो एंटीबॉडी, ओ में बोथ एंटीबॉडी। अब बच्चे बात करते हैं डोनर्स ग्रुप के बारे में। अगर बच्चे एंटीजन आपका ए है तो इसको कौन कौन दे सकता है। अब चलो डोनर के बारे में बच्चे बात करते हैं, मैं आगे आपको समझाता हूँ। अब देखो बच्चे, है ना, अब ये एंटीजन के आरबीसी पर जो ए बी एंटीजन प्रेजेंट था, उसके अलावा अपने को एक और एंटीजन देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएच एंटीजन। आप लोगों ने सुना होगा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये सारी चीजें, है ना बच्चे। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपका आरएच एंटीजन है। अगर आरएच एंटीजन है सरफेस पे तो आपका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और नहीं है तो नेगेटिव, है ना। जैसे मैंने बोला कि एक तो आरबीसी पे ए एंटीजन है और साथ में आरएच एंटीजन है, तो ये हो गया ए पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन है कि एंटीजन ए है लेकिन इस पे आरएच है ही नहीं, आरएच नहीं है तो ये हो गया बच्चे ए नेगेटिव। इस तरह से आपको देखना है। बोलो क्लियर है कि नहीं है।
चलें आगे, मुझे लग रहा है आपका ये क्लियर है। अब बच्चे बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपको क्या याद रखना है, एक याद रखना है बच्चे आपको खुद का खुद से, आपको एक याद रखना है बच्चे कि खुद का ब्लड ग्रुप खुद को दे देगा। कैसे, जैसे ए वाला ब्लड ग्रुप है, ए वाला ए को दे देगा, ए बी वाला ए बी को दे देगा, ओ वाला ओ को दे देगा, बी वाला बी को दे देगा। एक तो हो गया खुद का खुद से। दूसरा बच्चे अब आप एंटीजन एंटीबॉडी देखो, इसके पास कौन सी होगी एंटीबॉडी बी, इसके पास कौन सी होगी बच्चे एंटीबॉडी, एक भी नहीं क्योंकि एंटीजन दोनों प्रेजेंट है। इसके पास ए, इसके पास दोनों। एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं और एंटीजन को कैपिटल से लिखते हैं ना बच्चे। आगे देखते हैं, अब ए वाला क्या आपके ए बी को दे देगा, बिल्कुल दे देगा। इधर देखो, इधर आपने क्या देखा है बच्चे, है ना, इधर क्या देखा है कि आपके डोनर का आप क्या देखोगे एंटीजन, डोनर का क्या देखोगे एंटीजन, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी। तो इधर देखें बच्चे, डोनर कौन है ए बी, अब रेसिपिएंट की एंटीबॉडी देखी ए बी। अब क्या ए बी के पास कोई एंटीबॉडी है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। तो और इधर देखो बच्चे, ए वाला क्या बी वाले को दे देगा, नहीं दे पाएगा। क्यों, क्योंकि ए वाले के पास ए एंटीजन है और बी वाले के पास ए एंटीबॉडी भी है, तो आपस में क्लम्पिंग हो जाएगी, सेम सेम मिल गए तो क्लम्पिंग कर देंगे। बहुत ही बढ़िया। बी वाले के पास देखें, बी एंटीजन है, ए एंटीबॉडी है। तो एक तो आपको बच्चे याद रखना है, चलो एक एकदम बढ़िया शानदार ट्रिक दे रहा हूं आपको याद रखना है बच्चे, एक तो खुद का खुद से, यानी कि जो जैसा है वो उसको दे देगा, ए को, बी को, ए बी को और ओ को। उसके अलावा ए बी को सब दे देंगे, ये लोग कहानी खत्म। यानी कि बच्चे क्या रहेगा, एक तो ए बी सबसे ले लेगा और खुद का खुद से, यानी कि ए को दे देगा, बिल्कुल दे देगा, ए बी को दे देगा, नहीं दे पाएगा। क्योंकि बी ए से क्यों लेगा भाई, बी ए से क्यों लेगा, एक तो हर इंसान खुद का लेता है और ओ से लेता है। अगर आपको लेने का याद रखना है बच्चे तो ऐसे याद रखें कि एक तो खुद का खुद से, और आप ए बी सबका ले सकता है, ओ सबको दे सकता है। खुद का खुद से ए बी सबसे ले सकता है, ओ सबको दे सकता है। अब आ जाओ, क्या बच्चे ओ ए को दे देगा, ओ तो सबको दे सकता है, ओ ए को दे देगा बिल्कुल। क्या ओ बी को दे देगा, अरे भाई साहब सबको दे सकता है, बी क्या चीज़ है, ओ बी को भी दे देगा। चलो बहुत ही बढ़िया, ओ ए बी को दे देगा, बिल्कुल दे देगा। क्या बी ए बी को दे देगा, बिल्कुल। ओ सबको दे सकता है, ए बी सबसे ले सकता है, इसीलिए ओ सबको देगा, ए बी सबसे लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, ये कहानी समझ में आ रही है कि नहीं, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से मेरे को लग रहा है आपको ट्रांसफ्यूजन भी क्लियर हुआ। एक तो खुद का खुद से, ओ सबको देगा, ए बी सबका लेगा। अब बच्चे इसमें क्या रहता है पॉजिटिव नेगेटिव का, कि अगर बच्चा आपका RH पॉजिटिव है, अगर RH प्रेजेंट है तो पॉजिटिव और RH फैक्टर एब्सेंट है तो आप उसको बोलोगे बच्चे नेगेटिव। आगे की तरफ चलते हैं बच्चे, इसमें क्या होता है कि जो RH है, RH के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है ना, तो हम लोग RH को कैसे देखते हैं कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को तो दे देगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे देगा, है ना बच्चे। क्या पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे देगा, अब देखो मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ बच्चे कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, क्या इसको दे देगा, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव को देगा तो इसमें एंटीबॉडी बन जाएंगी बच्चे। तो क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी बनेगी। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं देता, और नेगेटिव पॉजिटिव को दे देगा, बिल्कुल दे देगा, क्योंकि सामने वाला नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब RH है ही नहीं उसमें, RH उसमें है नहीं। अब नेगेटिव से मैं पॉजिटिव हूं तो मेरे पास आया, अब मैंने देखा कि उसमें जो एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाऊंगा, लेकिन वो तो नेगेटिव है, यानी उसमें एंटीजन ही नहीं है, एंटीजन नहीं है तो मैं एंटीबॉडी क्यों बनाऊंगा। आजा भाई, आप सामने से पॉजिटिव आया, मैं नेगेटिव हूं, मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन सामने से पॉजिटिव वाला एंटीजन आया। अब पॉजिटिव आ रहा है यानी कि एंटीजन है, मुझे दिखाई दे गया भाई साहब एंटीजन लेके आ रहा है, तो मैं उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दूंगा। इसलिए बच्चे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं देगा क्योंकि एंटीबॉडी बन जाएंगी, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे देगा तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। एकदम आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। यहां तक अपने ब्लड के बारे में बात कर ली, ब्लड सिस्टम के बारे में बात कर ली। अब जो है अपना सेकंड फ्लूइड है बच्चे, वो है अपना लिम्फ। क्या होता है बच्चे कि आपने जो कैपिलरी होती हैं, है ना, ब्लड वेसल जब आगे पढ़ेंगे तो कैपिलरी से बाहर कुछ फ्लूइड निकलता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, और वही फ्लूइड बच्चे फिर कुछ कैपिलरीज जिनको लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, हाँ कुछ वेसल्स जिनको लिम्फ वेसल बोलते हैं, उन लिम्फ वेसल्स के अंदर एंटर करता है और उसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, लिम्फ बोलते हैं, है ना। लिम्फ के बारे में चर्चा करते हैं बच्चे। लिम्फ जो लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें आपकी मेनली 3 चीज होती है। पहला होता है बच्चे लिम्फ, अगला लिम्फ वेसल, और उसके बाद आता है बच्चे लिम्फ नोड। यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में 3 चीज बच्चे, लिम्फ, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड, है ना। अगर लिम्फ की बात कर रहे हैं बच्चे, लिम्फ में क्या क्या होता है, लिम्फ में होता है बच्चे ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट, है ना। यानी कि लिम्फ में से आरबीसी प्लेटलेट हटा दो, आपका लिम्फ बचा, यानी कि प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, यानी कि लिम्फ क्या है इसके बाद, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी। लिम्फ के अंदर बच्चे क्या रहेगा आपका, एक तो प्लेटलेट एब्सेंट होंगी, एक आरबीसी एब्सेंट होंगी, यानी कि बचा गया डब्ल्यूबीसी, तो प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी को आप क्या कहोगे बच्चे, लिम्फ के नाम से जानोगे। लिम्फ इज बच्चे कलरलेस फ्लूइड। ये कैसा होता है आपका, कलरलेस फ्लूइड होता है क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं है ना बच्चे। आरबीसी माइनस कर दी तो हीमोग्लोबिन गया तो कलरलेस हो गया, है ना। इसमें लिम्फोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का टाइप है तो इसमें लिम्फोसाइट भी प्रेजेंट होंगे। ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट हार्मोन्स एक्सेट्रा। और लिम्फ के अंदर बच्चे क्या रहेंगे,
रहेंगे, न्यूट्रिएंट रहेगा, हार्मोन रहेगा। इसका क्या काम है? देखो बच्चे, ब्लड से बाहर ब्लड नहीं जाता है ना, लेकिन ब्लड आपके हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाता न्यूट्रिशन के लिए, तो ब्लड से एक फ्लूइड बाहर निकलता है जिसको आप लिम्फ कहते हो, और वो लिम्फ जो है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज और सेल में क्या करता है, आपके न्यूट्रिएंट और गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसलिए इसको मिडिल मैन भी कहते हैं, क्योंकि ब्लड और टिश्यू के बीच में बीच का काम कर रहा है, मिडिल मैन ऑफ द बॉडी के नाम से जाना जा रहा है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे, फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ इन द इलेक्ट्रियल्स। ये बच्चे डाइजेशन में भी बताएंगे आपको, है ना, कि इलेक्ट्रियल्स के थ्रू आपके लिम्फ के द्वारा ये क्या करेगा बच्चे, फैट का एब्जॉर्प्शन करता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड हैव द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज इन दैट इन प्लाज्मा। यानी कि जो बच्चे, देखो ये क्या है, ये भी तो प्लाज्मा का ही पार्ट है ना, प्लाज्मा तो है ही इसमें, तो जो प्लाज्मा के अंदर मिनरल न्यूट्रिशन सारी चीजें रहेंगी वही आपके लिम्फ में होंगी, क्योंकि लिम्फ भी क्या है, प्लाज्मा प्लस WBC, एक WBC तो बाहर से आ गया है, तो जो प्लाज्मा में होगा वो सारी चीजें आपके बच्चे इसमें लिम्फ में भी होंगी। यहां तक बच्चे अपना काम कंप्लीट होता है। किसके बारे में बच्चे? लिम्फ नोड के बारे में बात कर रहे हैं। अगला है ना, लिम्फ, अपने लिम्फ के बारे में बात किया, अब लिम्फ नोड के बारे में बात कर रहे हैं। लिम्फ नोड बच्चे आपकी लिम्फ वेसल में एक नो ब्लैक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग लिम्फ नोड के नाम से जानते हैं। ये क्या काम करते हैं? नो ब्लैक स्ट्रक्चर बच्चे, इसका क्या काम है? इसका फिल्टर अपरेटस है, ये ब्लड को फिल्टर करने में काम करते हैं। जैसे कोई माइक्रोब्स वगैरह हो उसमें ये फिल्टर करने में काम करेंगे बच्चे, है ना। उसके अलावा ये सेलुलर डेब्रिस एक्सेट्रा इनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अगर कोई इसमें सेल, डेड सेल वगैरह है, इनको ये रिमूव कर देंगे। और इसका क्या फंक्शन है बच्चे? फॉर्म लिम्फोसाइट एंड पोर इनटू ब्लड। ये बच्चे का आपका लिम्फोडल ऑर्गन के नाम से भी जाना जाएगा। जब आपको लिम्फोडल ऑर्गन पढ़ाएंगे तो इसमें लिम्फ नोड भी आएंगे, ये लिम्फोडल ऑर्गन के नाम से जाने जाएंगे, जिसमें लिम्फोसाइट भी बनाई जाएंगी। ये फिल्टर करेंगे लिम्फ को बच्चे और सिंथेसाइज करेंगे एंटीबॉडी, इसमें कुछ एंटीबॉडीज भी बनाई जाती हैं। ये आपका फंक्शन था लिम्फ नोड का। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अब यहाँ तक क्या हुआ, हमने फ्लूइड्स के बारे में बच्चे बात कर ली। आपने चैप्टर का नाम था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो फ्लूइड हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्लड और लिम्फ हमने दोनों पढ़ लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज सर्कुलेशन, यानी कि बॉडी में सर्कुलेशन किस तरह से चल रहा है। बोलो समझ पा रहे हैं कि नहीं? आगे बढ़ते हैं बच्चे, है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सर्कुलेशन के बारे में। है ना, तो सेकंड पार्ट ले रहे हैं बच्चे, अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या? सर्कुलेशन, है ना। तो अपन अब सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, जो है अपना सर्कुलेशन, है ना। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे सर्कुलेटरी पाथवेज, यानी कि अपनी बॉडी में जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, उसका पाथ क्या है। अगर उसको देखें बच्चे, तो हमारे अंदर जो मेनली दो सर्कुलेशन के टाइप होते हैं बच्चे, मेनली दो तरह के सर्कुलेशन हमें एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। एक होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, एक होता है क्लोज सर्कुलेशन, है ना बच्चे। ओपन टाइप का क्या मतलब है? ओपन टाइप का मतलब है कि आपके एनिमल के अंदर ब्लड ने जो हार्ट ने जो ब्लड को पंप किया है, हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंप किया गया है, वो आपका ओपन स्पेस में पड़ा हुआ है ना। वहां कोई आगे आपकी ब्लड वेसल्स नहीं थी, बल्कि आपके हार्ट ने आपके जो ब्लड को पंप किया है वो एक ओपन स्पेस में किया है। कहाँ किया है बच्चे? एक ओपन स्पेस में किया है। चलो बच्चे, ओपन टाइप में क्या है? ब्लड पासेस थ्रू अ लार्ज वेसल इनटू लार्ज ओपन स्पेस, जिसको बॉडी कैविटी या फिर ब्लड साइनस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्लोज में क्या है? ब्लड इज पंप्ड इनटू क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि क्लोज सर्कुलेशन में कभी भी ब्लड आपके ब्लड वेसल से बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ, इसमें क्या होगा बच्चे? ओपन टाइप में क्या है? आपका ब्लड जो है बच्चे वो एकदम टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाता है ना, यानी कि आपके जो है टिश्यूज हैं डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होते। मैंने भी बताया लिम्फ वो काम करेगा। हाँ बच्चे, अभी बात करें अपन ओपन के बारे में, है ना बच्चे। तो ओपन में क्या होता है कि आपने देखो कोई ब्लड वेसल्स वगैरह है नहीं, ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं है, तो आपका जो ब्लड पंप किया जाएगा वो डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में, यानी कि टिश्यू तक पहुंचेगा, है ना। लेकिन क्लोज में वहीं क्या ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकल रहा है, तो आपका जो ब्लड है वो डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं होगा। ब्लड और टिश्यू के बीच में मिडिलमैन का काम कौन करेगा? आपका लिम्फ करेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर बात करें हम एग्जाम्पल के बारे में, है ना, तो अगर हम ओपन सर्कुलेशन की बात करते हैं तो ओपन सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है बच्चे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा इनके अंदर, और क्लोज देखने को मिलता है बच्चे हमें एनेलिडा एंड कॉर्डेट्स के अंदर, एनेलिड्स एंड कॉर्डेट्स के अंदर, है ना। ओपन कहाँ देखने को मिल रहा है बच्चे? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इसके अलावा इकोनोडर्मेटा, इसके अलावा बच्चे हेमिकॉर्डेटा, इनके अंदर हमें क्या मिल रहा है? ओपन। यहाँ मिल रहा है हमें क्लोज एनेलिडा और कॉर्डेटा। यानी कि हम अगर इसमें इवोल्यूशनरी सीक्वेंस देखें बच्चे, तो इवोल्यूशन में सबसे पहले कौन आया? आपका ओपन की क्लोज। तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चे, सबसे पहले जो सर्कुलेशन अपीयर हुआ वो आपका एनालिट्स में हुआ, और सबसे पहले जो सर्कुलेशन अपीयर हुआ वो आपका क्लोज सर्कुलेशन था। कौन सा सर्कुलेशन था बच्चे? वो आपका
क्लोज सर्कुलेशन था। बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं ना, आगे बढ़ते हैं बच्चे। आप देखते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेशन। अब इसमें हम लोग बच्चे एक तो हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, हार्ट कितने चैम्बर का होता है, और इसमें ये देखेंगे कि सर्कुलेशन कैसा होता है डिफरेंट अपने वर्टिब्रेट्स में, है ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चे फिश के बारे में। तो फिश के बारे में हमारा मेनली 2 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें 1% होगा एट्रिया और 1% होगा आपका वेंट्रिकल। उसके बारे में बच्चे आपका एम्फीबिया आता है। एम्फीबिया में भी बच्चे आपका 3 चैम्बर हार्ट मिलता है, जिसमें 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल रहेगा। एम्फीबिया के बाद में आता है बच्चे आपके रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में आपको क्या देखने को मिलता है बच्चे, उसमें भी 3 चैम्बर हार्ट है, 1 एट्रिया और 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। इसमें 3.5 हो जाता है, इसमें वेंट्रिकल बीच में, मतलब जैसे ये आपके 2 एट्रियास थे बच्चे, ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है, तो इसमें एट्रियास तो सेपरेट होते हैं, लेकिन वेंट्रिकल कंप्लीटली सेपरेट नहीं होता है ना, हाफ सेप्टा होता है, इसलिए हम इसको 3.5 बोलते हैं। अब इसको 3 भी मान के चल सकते हैं। और बच्चे मैमल्स और बर्ड्स के अंदर देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, 4 चैम्बर हार्ट, जिसमें बच्चे 2 एट्रियास और 2 वेंट्रिकल देखने को मिलेंगे। रेप्टाइल्स के अंदर बच्चे 3 चैम्बर हार्ट। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं, जो है क्रोकोडाइल। वो एक रेप्टाइल है, लेकिन रेप्टाइल होने के बावजूद भी उसमें 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिल रहा है। आपको कितने चैम्बर हार्ट देखने को मिल रहा है बच्चे, 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिल रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार तरीके से आगे चल रहे हैं बच्चे, यहां तक आपका क्लियर है। फिजिक्स में हार्ट होगा बच्चे 2 चैम्बर, एम्फीबिया में 3, रेप्टाइल में 3, और बर्ड्स मैमल्स और क्रोकोडाइल में आपका 4 चैम्बर। अगर बच्चे एट्रिया, जिसमें 2 में से 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। अगर सर्कुलेशन देखें बच्चे तो आपके फिजिक्स के अंदर होता है सिंगल सर्कुलेशन। इसमें क्या होगा बच्चे, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल का मतलब क्या है, सिंगल मतलब एक, है ना, सर्कुलेशन मतलब एक साइकिल। तो मैं बोलूंगा कि अगर किसी भी साइकिल में, अगर एक साइकिल में आपका ब्लड हार्ट तक बच्चे एक बार पहुंच रहा है तो सिंगल सर्कुलेशन, और अगर एक पूरी कंप्लीट साइकिल में अगर आपका ब्लड हार्ट पर 2 बार पहुंच रहा है तो डबल सर्कुलेशन। आज से आपको याद हुआ, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। सिंगल का मतलब है एक साइकिल में ब्लड हार्ट के पास एक बार जाएगा, डबल का मतलब है सिंगल साइकिल में ब्लड हार्ट के पास 2 बार जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं बच्चे। आपके अगर बच्चे एम्फीबिया में बात करें तो एम्फीबिया में देखने को मिलेगा इनकम्प्लीट डबल, रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलेगा इनकम्प्लीट डबल ड्यू टू 3 चैम्बर हार्ट, है ना। इनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है बच्चे, तो इनमें आपको इनकम्प्लीट डबल देखने को मिलता है। और इनमें क्रोकोडाइल, एप्स और मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, तो इनमें आपको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिल जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन मतलब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चे, कि एक साइकिल में आपका जो ब्लड है वो हार्ट तक 2 बार जाएगा। जैसे हम सिंगल को देखें जो फिश के अंदर है, इसमें क्या होगा बच्चे, जैसे ये आपका हार्ट है ना, 2 चैम्बर हार्ट है ये आपका, तो इसमें क्या होगा कि आपका ब्लड हार्ट से जाएगा बच्चे कहाँ, गिल्स के पास, है ना। गिल से वो बच्चे ऑक्सीजनेट हो जाएगा, फिर जाएगा बॉडी के पास, बॉडी में फिर वो डीऑक्सीजनेट होगा, फिर जाएगा बच्चे हार्ट के पास, फिर गिल, फिर बॉडी। यानी कि अगर मैं बोलूं बच्चे बॉडी से हार्ट, हार्ट से गिल्स, गिल्स से बॉडी, यानी बॉडी से बॉडी तक आने में जो बच्चे हार्ट के पास कितनी बार गया, एक बार, तो आपका सिंगल सर्कुलेशन है। लेकिन अब अगर हम बच्चे ह्यूमंस में देखें तो यहाँ से ये आपका हार्ट है बच्चे, ह्यूमंस में कैसा देखने को मिलेगा, ये आपका यहाँ पर मैं बना रहा हूँ बच्चे 4 चैम्बर हार्ट। मैंने क्या बनाया आपका 4 चैम्बर हार्ट, जिसमें 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। इसमें बच्चे क्या होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड निकला बॉडी, है ना, बॉडी से गया ब्लड यहाँ पे, यहाँ से यहाँ से बच्चे लंग्स, है ना, लंग्स से जाएगा बच्चे आपका कहाँ पर, आपका जाएगा लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद बॉडी। यानी कि बॉडी से बॉडी तक आने में ब्लड आपका हार्ट के पास 2 बार गया। यहाँ से एक बार हार्ट, फिर हार्ट से लंग्स, फिर लंग्स से हार्ट, फिर लंग्स से बॉडी। यानी कि बच्चे क्या, बॉडी, बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से बॉडी। यानी बॉडी से बॉडी तक आने में हार्ट के पास 2 बार गया, तो आपका डबल सर्कुलेशन है। ये देखने को मिलेंगे बच्चे। ये आपके स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में देखेंगे हम, ऊपर वाले चैम्बर को एट्रिया बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकुलर बोलते हैं, राइट वाले को राइट एट्रिया, लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रिया, राइट वाले को राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सारी कहानी चल रही है अपनी। अब बच्चे आगे चलते हैं ना बच्चे, ये आपका क्या था, डबल सर्कुलेशन था। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे। आगे बच्चे ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे अंदर जो है बच्चे वो मेनली 3 तरह की ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है। एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन्स, और एक होती है अपनी कैपिलरी। आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी। मेनली हमें कितनी तरह की ब्लड वेसल्स देखने को मिल रही है बच्चे, 3 तरह की, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी। अगर बात करें बच्चे इनके बारे में, तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स की अगर हम बॉल को देखते हैं निकाल के,
तो ब्लड वेसल की वॉल में हमें मेनली 3 बच्चे लेयर्स देखने को मिलती हैं, जिसमें नंबर 1 सबसे बाहरी को हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना विच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड मिडिल होती है बच्चे ट्यूनिका मीडिया जिसमें बच्चे क्या प्रेजेंट है, आपकी मस्कुलर लेयर है जिसमें मसल प्रेजेंट है। तीसरी है बच्चे ट्यूनिका इंटरना विच इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। बहुत ही बढ़िया। अब बच्चे जो वॉल्स की जो थिकनेस होती है आर्टरी की वो आपकी डिपेंड करती है ट्यूनिका मीडिया के ऊपर, है ना बच्चे, बीच वाली पर डिपेंड करती है वो। अगर बच्चे बात करें वॉल्स ऑफ वेन्स, अगर बच्चे आर्टरीज और वेन्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, एक आर्टरीज और एक वेन्स, तो इनके डिफरेंस को देखते हैं। अब 2 मेन अपनी ब्लड वेसल है, एक आर्टरी है एक वेन्स है ना। अगर इनके डिफरेंस को देखें तो क्या होता है बच्चे, आर्टरी जो होती है वो आपके ब्लड को कैरी करती है हार्ट से ऑर्गन की तरफ, या आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो बच्चे, है ना। आर्टरी क्या करेगी, हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड ले जाएगी, वेन्स क्या करेगी, ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके जाएगी, है ना। कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन, कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। ये ऑलवेज कैरी करेगी बच्चे आपका कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैरी करेगी आपका बच्चे इम्प्योर या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि आर्टरीज ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिवाय एक के बच्चे सारी आर्टरी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेंगी। लेकिन बॉडी के अंदर एक ऐसी आर्टरी प्रेजेंट है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, नाम है उसका पल्मोनरी आर्टरी। इट विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। एंड एक वेन ऐसी है जो बच्चे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, नाम है उसका पल्मोनरी वेन। एंड इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं है। यानी बॉडी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी सारी आर्टरी, एक डीऑक्सीजनेटेड करेगी पल्मोनरी आर्टरी। बॉडी की सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, एक ऑक्सीजनेटेड करेगी पल्मोनरी वेन्स। बोलो क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। अगर बात करें बच्चे आर्टरी जो है, अब इसमें प्रेशर ज्यादा होता है ना, जैसे अपना ये हार्ट है, अब हार्ट से बच्चे यहां से आपकी आर्टरी निकलेगी, यहां से पंप किया गया है, तो आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है वेन्स के कंपेयर में, वेन्स के अंदर प्रेशर कम होता है। अगर बात करें बच्चे आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा है तो आर्टरी को अंदर डाला जाता है बॉडी में, यानी कि दे आर सिचुएटेड डीपली इनसाइड योर बॉडी। और जो वेन्स होती हैं बच्चे वो सुपरफिशियली ऊपर होती है ना, स्किन के ऊपर। जो इंजेक्शन वगैरह डाले जाते हैं वो आपके बच्चे वेन्स के अंदर डाले जाते हैं, है ना। बहुत ही बढ़िया। आगे चल रहे हैं बच्चे। आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है बच्चे, प्रेशर ज्यादा होता है क्यों, क्योंकि इसकी ल्यूमेन छोटी होती है। आर्टरी की ल्यूमेन नैरो होगी, वेन्स की ल्यूमेन वाइड होगी, आर्टरी की ल्यूमेन नैरो, इसलिए प्रेशर भी ज्यादा होगा बच्चे। इसमें क्या होगा बच्चे, प्रेशर भी मोर होगा, है ना। इसकी ल्यूमेन बच्चे कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो इसमें प्रेशर भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसकी ल्यूमेन वाइड है तो बच्चे इसमें प्रेशर भी कैसा होगा, इसमें प्रेशर भी कम होगा। बहुत ही बढ़िया। बच्चे आर्टरी के अंदर देखते हैं तो जब हम आर्टरी को देखते हैं तो हमें इसमें कोई भी वाल्व लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं मिलता। लेकिन जब हम वेन्स को देखते हैं तो वेन्स के अंदर बच्चे कुछ वाल्व प्रेजेंट होते हैं और वो वाल्व्स क्या करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। यानी कि अगर आगे की तरफ ब्लड जा रहा है तो वेन्स में पीछे को उसको लौटने से प्रिवेंट करेंगे। आर्टरी में क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टरी में प्रेशर वैसे ही ज्यादा है तो ब्लड के पीछे लौटने के चांसेस जो है वो बच्चे वो कम रहते हैं। आगे चलते हैं बच्चे, है ना। यानी कि आर्टरी में बाल्ब एब्सेंट रहेंगे और वेन्स में बाल्ब जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। अगर बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अगर हम अपने हार्ट को देखते हैं तो बच्चे इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं बच्चे, जो अपना हमारा हार्ट होता है उसका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। इसका मतलब क्या है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पे मीजोडर्म से ये बना हुआ है। यानी कि कौन सी लेयर से बना है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों में से ये कौन सी लेयर से बना है बच्चे, तो ये बना हुआ है आपका मीजोडर्म लेयर से। और मीजोडर्म से बना है इसलिए हम बोलते हैं इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अगर साइज की बात करते हैं बच्चे तो इसके एक बंद मुट्ठी के बराबर साइज होता है जिसको आप क्लिंज्ड फिस्ट के नाम से जानते हो। यानी कि साइज ऑफ हार्ट इज क्लिंज्ड फिस्ट, ठीक है बच्चे। इसका वेट होता है लगभग 250 से 300 ग्राम और ये प्रेजेंट है आपकी थोरेसिक कैविटी के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में, और थोड़ा लेफ्ट की साइड में झुका होता है, इसलिए बोलते हैं प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी एंड टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। साइज क्लिंज्ड फिस्ट और वेट बच्चे 250 से 300 ग्राम, 250 टू 300 ग्राम। आगे चल रहे हैं बच्चे। अगर जब हम हार्ट को देखते हैं बच्चे तो हार्ट एक थैले लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ होता है और उस थैले बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। जब हमने हार्ट को निकाला पेरिकार्डियम से, तो जब हमने हार्ट की वॉल्व्स को देखा तो हमें हार्ट की वॉल्व बच्चे 3 लेयर से बनी हुई दिखाई दी। इसमें भी 3 लेयर थी। सबसे पहली होती है बच्चे आपकी एपिकार्डियम विच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है मायोकार्डियम विच इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, और तीसरी है बच्चे एंडोकार्डियम मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई है। बहुत ही बड़े। आगे बच्चे बात करते हैं, है ना। अगर मैं और स्ट्रक्चर की बात करूं तो अपने अंदर जो बच्चे हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है ना,
हार्ट जो है बच्चे 4 चैम्बर्ड है। ऊपर वाले चैम्बर को हम बोलते हैं एट्रिया जो कि छोटे होते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल जो कि बड़े होते हैं। लेफ्ट वाले को बोलेंगे लेफ्ट एट्रिया, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वाले को राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल। अब बच्चे क्या होता है कि एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कुछ आपको ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं जिनको आप लोग वाल्व्स के नाम से जानते हो, है ना। ये मान के चलो कि इस वाल्व में कुछ दरवाजे लगे हुए हैं, है ना। अगर बच्चे बात करें तो लेफ्ट साइड में आपके देखने को मिलते हैं बच्चे 2 दरवाजे जिनको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व, और राइट साइड में बच्चे आपको देखने को मिलते हैं 3 दरवाजे जिनको हम बोलते हैं बच्चे ट्राइकस्पिड वाल्व। यानी कि लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपके जो वाल्व हैं वो हैं बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, और राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में आपका प्रेजेंट है बच्चे कौन से वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। बच्चे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये सबसे बड़ा चैम्बर है, यहाँ से आपका ब्लड जो है बॉडी में बच्चे पंप किया जाता है और ले जाने वाला एक बड़ी आर्टरी होती है जिसको आप लोग बोलते हो सिस्टमेटिक आयोटा, आयोटा के नाम से जानते हो, है ना बच्चे। राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाएगा कहाँ बच्चे, लंग्स की तरफ, और ले जाने वाली होगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी। कौन होगी, पल्मोनरी आर्टरी। अब बच्चे ये आर्टरी है क्या ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, तो मेरा आंसर है नो। क्यों, क्योंकि एक एक्सेप्शन था, पल्मोनरी आर्टरी इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना बच्चे। और लंग से आपका ब्लड जाएगा बच्चे कहाँ, लेफ्ट एट्रिया की तरफ, और लेकर जाएगी आपकी पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स यानी कि ऑल वेन्स ऑफ योर बॉडी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन दैट इज pulmonary artery, pulmonary vein, sorry, pulmonary vein. It means pulmonary vein will carry oxygenated blood from lungs to your heart, यानी कि लेफ्ट एट्रिया की तरफ। नंबर में अगर बात करें बच्चे तो पल्मोनरी वेन आपकी नंबर में 4 होती हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, अगर ये वाले सेप्टा की बात करें हम तो ये वाला देखो, ये हाफ जो सेप्टा है ये आपका क्या कर रहा है बच्चे, ये कर रहा है आपके दोनों एट्रियास को अलग, है ना। इसीलिए हम इसको बोलते हैं बच्चे इंट्राएट्रियल सेप्टा। इंट्राएट्रियल सेप्टा मतलब ये दोनों एट्रियास को अलग कर रहा है ना बच्चे। अगर नीचे वाले सेप्टा को देखें तो ये क्या कर रहा है, ये आपके दोनों वेंट्रिकल को अलग कर रहा है। ये हुए बच्चे आपके इंटरएट्रियल सेप्टा, ये क्या हुआ आपका इंटर एट्रियल सेप्टा, यानी कि दोनों सेप्टा के बीच में। ये बच्चे आपके दोनों वेंट्रिकल के बीच में, इसीलिए ये हुआ आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये क्या हुआ आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, वेंट्रिकुलर सेप्टा दोनों वेंट्रिकल को अलग कर रहा है। अब बच्चे एक यहाँ पर ऐसा सेप्टा है जो आपके एट्रिया और वेंट्रिकुलर को अलग कर रहा है ये, और जो सेप्टा बच्चे एट्रिया वेंट्रिकुलर को अलग करता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। इसको किस नाम से जानेंगे बच्चे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। यानी कि इंटरएट्रियल सेप्टा दोनों एट्रियास को अलग करेगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा दोनों वेंट्रिकल को अलग करेगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा आपके एट्रियास और वेंट्रिकल को अलग करेगा। ये आपके हार्ट का स्ट्रक्चर है बच्चे। अब यहाँ देखें बच्चे आपके कुछ वाल्व प्रेजेंट हैं। ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा में जो वाल्व हैं इनको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, और ये 2 तरह के होते हैं, एक ट्राइकस्पिड एक बाइकस्पिड। बच्चे राइट साइड में आपके ट्राइकस्पिड यानी कि 3 और लेफ्ट साइड में आपके बाइकस्पिड यानी कि 2। इनके अलावा बच्चे आपके पल्मोनरी आर्टरी और आपकी जो सिस्टमेटिक आयोटा है इनके बेस पे भी कुछ वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि इन यहाँ से ब्लड को वापस आने से रोकेंगे, और इन्हीं वाल्व को हम लोग बोलते हैं बच्चे सेमील्यूनर वाल्व। ये किस नाम से जानते हैं बच्चे, सेमील्यूनर वाल्व के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से, सेमील्यूनर वाल्व के नाम से। यानी कि आपके बॉडी में मैंने हार्ट में 2 तरह के वाल्व बताए, एक एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जिसमें राइट साइड में ट्राइकस्पिड लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड, और एक सेमील्यूनर वाल्व विच आर प्रेजेंटेड एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमेटिक आयोटा। और अगर जब भी आपकी वाल्व की कहानी चल रही है बच्चे तो वाल्व का फंक्शन याद रखें कि वाल्व ऑलवेज प्रेजेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि ये जो ब्लड का उसका बैक फ्लो है उसको रोकेंगे, यानी कि ब्लड को पीछे आने से पीछे लौटने से प्रिवेंट करेंगे। ये हुआ बच्चे आपका स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट। यहाँ से क्वेश्चन आएगा बच्चे, आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। जितना भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें, आपको याद करके जाना है घर। आपका क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, आपको एकदम अच्छे से याद कराने की अपनी गारंटी है। और बच्चे आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चे कि आपके हार्ट के अंदर हार्ट बीट होता है ना, हार्ट के अंदर क्या होता है, हार्ट बीट। तो इस हार्ट बीट जो होती है बच्चे ये कुछ इंपल्सेस के कारण होती है। किसके कारण बच्चे, कुछ इंपल्सेस के कारण। अब ये इंपल्सेस कैसे जनरेट होती हैं उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं ना बच्चे। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे हैं बच्चे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर ये इंपल्स का कंडक्शन है वो किस तरह से हो रहा है बच्चे। अगर मैं अपने हार्ट की बात करूं तो अगर मैंने जैसे इसमें डायग्राम बनाया तो हार्ट में मुझे एक स्पेशल टाइप ऑफ नोडल टिश्यू देखने को मिलता है, ये यहाँ पर है ना। यहाँ पर मुझे बच्चे आपके राइट एट्रिया के
ऊपर और राइट कॉर्नर पे आपको देखने को मिलता है एक ऐसे नोड, है ना बच्चे। एक स्पेशल टाइप ऑफ नोड बच्चे टिश्यू होता है, नोडल टिश्यू, जो आपके अंदर क्या करेगा, इन इंपल्सेस को जनरेट करेगा और वही इंपल्स क्या करेंगी, आगे चल के आपके हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगी। आपका मेनली अगर बच्चे मैं टिश्यू की बात करूं, इसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो एक है बच्चे आपका ऐसे नोड, एक है आपका बच्चे यहाँ पर एवी नोड विच इज लोकेटेड एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर राइट एट्रिया, जिसको आप क्या बोल रहे हो बच्चे, एवी नोड। इसके अलावा क्या होता है बच्चे, इसके अलावा आपके ये जो है आपका ये दोनों वेंट्रिकल के जो वेंट्रिकुलर सेप्टा है, इस वेंट्रिकुलर सेप्टा में क्या होता है, ये अगर मैं यहाँ पर बच्चे इस तरह से आपका वेंट्रिकुलर बनाता हूँ, ये दोनों वेंट्रिकुलर, तो वेंट्रिकुलर सेप्टा, ये जो बीच में वेंट्रिकुलर सेप्टा है उसमें कुछ आपके बच्चे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं बंडल ऑफ फेज, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चे, बंडल ऑफ फेज। और इसके अलावा आपके वेंट्रिकल्स के अंदर कुछ और फाइबर्स होते हैं जिनको हम परकिंजे फाइबर के नाम से जानते हैं बच्चे, किसके नाम से, परकिंजे फाइबर से। तो यही वो चीजें हैं जो आपके कंडक्शन में हेल्प करती हैं। जो सबसे मेन है बच्चे वो है आपका ऐसे नोड। सबसे मेन कौन है बच्चे, आपका ऐसे नोड है। और ऐसे नोड क्या करता है आपका बच्चे, ऐसे नोड जनरेट करता है लगभग 70 to 75 इंपल्सेस इन मिनट, है ना। एक मिनट के अंदर बच्चे ये 70 से 75 आपके इंपल्सेस को वो करेगा, जनरेट करेगा। और हमारी जो रेगुलर हार्ट रेट है वो भी क्या होती है बच्चे, नॉर्मल 72 मानी जाती है ना। यानी कि एक मिनट में जो एवरेज हार्ट रेट है, हार्ट बीट की जो रेट है वो 72 टाइम्स है। क्यों, क्योंकि हमारे जो हार्ट रेट को जो मेन कंट्रोल कर रहा है वो आपका कौन है, ऐसे नोड है। और ऐसे नोड का है 70 से 75, इसीलिए बच्चे ये अपने हार्ट को मेन रेगुलेट कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है पेस मेकर ऑफ योर हार्ट। ये आपके हार्ट का पेस मेकर कहला रहा है। पेस मेकर क्यों कहला रहा है, क्योंकि ये आपके हार्ट की सारी एक्टिविटी को, उसके कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, उसकी हार्ट बीट के नंबर को कंट्रोल करने वाला ही आपका ऐसे नोड होता है। और ये कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए आपका बच्चा कहला रहा है ये पेस मेकर। सेकंड होता है बच्चे आपका एवी नोड। एवी नोड करता है बच्चे लगभग 40 to 45 मिनट्स। यानी कि जब आपका ऐसे नोड काम नहीं करेगा तो बच्चे ऐसे नोड की जो भी जिम्मेदारी थी वो अब एबी नोड के ऊपर आ गई है। लेकिन एबी नोड ऐसे नोड जैसा नहीं है, उतनी कैपेबिलिटी से काम नहीं कर सकता, लेकिन काम चला देगा। ये 40 to 45 मिनट काम करेगा। 40 to 45 मिनट्स जो है एक मिनट में आपकी इंपल्सेस को जनरेट करेगा और इसमें कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन यानी कि हार्ट बीट कर पाएगा। अगर बात करते हैं बच्चे, कल को एबी नोड भी खराब हो जाए तो फिर जो जिम्मेदारी होती है वो होती है आपके बच्चे बंडल ऑफ हिज की। फिर किसकी होती है, आपकी बंडल ऑफ हिज। और जो बच्चे बंडल ऑफ हिज होते हैं वो आपके इंपल्सेस को जनरेट करते हैं लगभग 32 टाइम्स पर मिनट। ये एक मिनट में बच्चे आपके लगभग जो है 32 टाइम्स करेंगे। और अगर बंडल ऑफ हिज भी खराब होते हैं तो फिर बच्चे आपके कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं परकिंजे फाइबर। और परकिंजे फाइबर जो करवाते हैं बच्चे, अगर मैं बात करूं बच्चे परकिंजे फाइबर के बारे में, तो परकिंजे फाइबर जो है बच्चे एक मिनट में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, सॉरी इंपल्सेस को जनरेट करवाते हैं ओनली 20 टाइम्स। ये 20 टाइम्स करवाएंगे। यानी कि अगर आपका ऐसे नोड है तब तक आपकी 70 to 75, और ऐसे नोड खराब तो एबी नोड 40 to 45 मिनट, एबी नोड भी खराब तो बंडल ऑफ हिज 32 टाइम्स, और बच्चे बंडल ऑफ हिज भी खराब तो आपके परकिंजे फाइबर 20 टाइम्स, है ना। अगर बात करूं मैं, अगर बच्चे ऐसे नोड खराब होता है तो ऐसे नोड खराब होने के बाद में आपका जो है बच्चे हार्ट रेट तो कम हुआ, लेकिन उसके अलावा एक और काम हुआ, और वो काम ये था कि अब आपका बच्चे एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि इधर देखो यहां आपका ऐसे नोड है, तो जब ऐसे नोड ने इंपल्स को जनरेट किया तो वो इंपल्स आपके यहां भी फैल गए, एट्रियास में भी, तो एट्रियास में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और वही इंपल्स आपके बच्चे एवी नोड पर आएंगे कुछ फाइबर के थ्रू, और इन फाइबर को कहते हैं बच्चे इंटरनोडल पाथवे कहा जाता है इसको। इससे ये एवी नोड पे आए, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से परकिंजे फाइबर, तो आपके पूरे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन हो रहा है बच्चे, पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन बच्चे ऐसे नोड खराब हुआ तो अब आपके जो है यहां से ऐसे नोड खराब हुआ तो इंपल्स एबी नोड के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, तो यहां से नीचे इंपल्स जाएंगे, ऊपर इंपल्स नहीं जाएंगे, तो एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। पेस मेकर कौन है बच्चे, आपका ऐसे नोड है। सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, ऐसे नोड कर रहा है। ऐसे नोड के बाद में एवी नोड, उसके बाद में बंडल ऑफ हिज, और उसके बाद में बच्चे परकिंजे फाइबर। ये चीजें जो है आपको कंडक्शन में याद रखनी है। ये एकदम बच्चे सीधी सीधी बातें थी जो आपके क्वेश्चन में आपको पूछी जा सकती है ना बच्चे। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। कंडक्शन के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देख रहे हैं बच्चे, जो है अपनी कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है बच्चे, देखो आपके हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन चल रहा है पंपिंग के समय पे, ब्लड को पंप करने के टाइम पे, जब वेंट्रिकल और एट्रियास के अंदर जो भी रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है वो एक सीक्वेंस में होता है ना बच्चे। आपकी देखो एक बार पंप, एक बार कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, इसको क्या बोलते हैं, एक सिंगल हार्ट बीट कहते हैं, है ना बच्चे। तो आपके जो सिंगल हार्ट बीट के जो भी सीक्वेंस है उसके अंदर कौन बच्चे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कब हुआ, इसके बाद कौन रिलैक्स हुआ, इसी को हम कहते हैं बच्चे
कार्डियक साइकिल, यानी कि कार्डियक साइकिल क्या होता है, सिक्वेंशियल चेंज इन योर हार्ट रेट, है ना बच्चे, हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट में जो सिक्वेंशियल चेंज है उन्हीं को हम बच्चे कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। अगर बच्चे कार्डियक साइकिल की हम बात करते हैं तो कार्डियक साइकिल आपके हार्ट के में होने वाले सारे इवेंट का एक साइकिल है, एक बार सारे इवेंट हो जाएंगे और इस इवेंट में जो टाइम लगता है वो आपका 0.8 सेकंड लगता है, यानी कि बच्चे आपका जो टाइम पीरियड है 0.8 सेकंड, यानी कि कितनी रफ्तार से आपका हार्ट काम कर रहा है। आपका हार्ट जो है आपके मतलब 0.8 सेकंड में तो उसने अपना सारा काम करके खत्म भी कर दिया और इतनी रफ्तार से काम कर रहा है बच्चे, है ना। यानी कि आगे बात कर रहे हैं हार्ट बीट जो है बच्चे हमारी कितनी होती है, 72 होती है, ये हम बात कर चुके हैं। और अगर 1 मिनट में अगर निकालेंगे तो एक जो साइकिल का निकालेंगे बच्चे तो हमारा निकलेगा 0.8 सेकंड, यानी कि एक जो साइकिल में टाइम लग रहा है वो 0.8 सेकंड का लग रहा है। बच्चे हमारी कार्डियक साइकिल को अलग अलग इवेंट्स में डिवाइड करके रखा है। देखो जैसे इसमें क्या क्या इवेंट होते हैं बच्चे, इसमें मेनली 3 इवेंट्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1 होता है बच्चे अपना जॉइंट डायस्टोल, नंबर 2 एट्रियल सिस्टोल, नंबर 3 वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये क्या है बच्चे, देखो जैसे सबसे पहला है हमारा जॉइंट डायस्टोल, जैसे मैंने ये हार्ट बनाया, अब इसमें मैंने क्या किया कि आपके ऊपर वाले चैम्बर एट्रिया, नीचे वाले चैम्बर आपके वेंट्रिकल, मैंने इसमें आपके चारों चैम्बर को खुला रखा है। बच्चे डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स कंडीशन, है ना। अगर मैं बात करूं डायस्टोल तो डायस्टोल का मतलब है बच्चे रिलैक्स कंडीशन, कौन सी कंडीशन, रिलैक्स। और सिस्टोल का मतलब होता है बच्चे कॉन्ट्रैक्शन, है ना, यानी कि मसल में क्या हो चुका है आपका बच्चे, कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब है बच्चे रिलैक्स, ये कहानी चल रही है ना। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट मतलब एट्रिया और एट्रिया वेंट्रिकल जॉइंट साथ में, डायस्टोल मतलब खुले हुए हैं, रिलैक्स हैं। जॉइंट डायस्टोल का मतलब है कि जिसमें आपके एट्रिया और वेंट्रिकुलर चारों खुले होंगे, दोनों चीज खुली होंगी, चारों चैम्बर खुले होंगे और इसका टाइम पीरियड होता है बच्चे 0.4 सेकंड। इसका क्या टाइम पीरियड होता है, 0.4 सेकंड। क्लियर है कि नहीं है। सबसे पहले लिया हमने जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल का मतलब है चारों चैम्बर खुले होंगे, 0.4 सेकंड टाइम में होगा। और बच्चे इसके अंदर एक और मैं बात बताऊं कि जॉइंट डायस्टोल में आपके चारों चैम्बर को ब्लड भी मिलता है, क्योंकि दोनों एट्रियास खुले हुए हैं तो दोनों एट्रियास को भी ब्लड मिल रहा है और दोनों आपके वेंट्रिकुलर खुले हुए हैं बच्चे, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड जो है वो नीचे भी आता रहता है, यानी कि चारों चैम्बर ब्लड रिसीव कर रहे हैं। सेकंड होता है बच्चे आपका एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल की बात करें बच्चे तो देखो अभी चारों चैम्बर खुले हैं, अब आपके ऊपर वाले चैम्बर बंद होंगे, यानी कि ऊपर वाले चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन को आप सिस्टोल कह रहे हो, ऊपर वाले चैम्बर को एट्रियास कह रहे हो, नाम एट्रियल सिस्टोल। अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं बच्चे तो इसका टाइम पीरियड होता है आपका 0.1 सेकंड, यानी कि 0.1 सेकंड के अंदर आपके एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट भी कर गए और रिलैक्स की तरफ भी चले जाएंगे, यानी कि 0.1 सेकंड। इसमें क्या होगा बच्चे कि एट्रियास के अंदर जो भी ब्लड था वो पंप किया, जब एट्रियास पंप किए तो वो क्या करेंगे, नीचे की तरफ जो है वो ब्लड पहुंच जाएगा। अब इसके बाद आता है बच्चे आपका तीसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि पहले चारों चैम्बर खुले, फिर एट्रिया बंद हुए, अब आपके वेंट्रिकल बंद होने वाले हैं, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ना बच्चे, ये होता है आपका 0.3 सेकंड के लिए, 0.4 के लिए ये, 0.1 के लिए ये, 0.5 माइनस करो टोटल 0.8 में से, तो ये बचा आपका 0.3 सेकंड के लिए। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं बच्चा आप देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हुआ कि एट्रियल सिस्टोल होने के बाद में ब्लड सारा नीचे आ गया, अब आपके क्या किया, वेंट्रिकल सिस्टोल किए, यानी कि जो वेंट्रिकल का ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड तो पहुंच गया आपका बॉडी के ऑर्गन्स के पास, बॉडी के ऑर्गन्स के पास, अलग अलग ऑर्गन्स टिश्यूज के पास, और जो बच्चे राइट वेंट्रिकल का था वो पहुंच गया आपका कहां बच्चे, वो पहुंच गया आपका लंग्स के पास। वो कहां पहुंच गया आपका लंग्स के पास। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ जो कि 0.3 सेकंड के लिए होता है बच्चे। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं वाल्व्स की बात करूं बच्चे तो जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व में वो आपके, अगर जॉइंट डायस्टोल की बात कर रहा हूं तो जॉइंट डायस्टोल में बच्चे आपके ये वाल्व तो खुले रहेंगे क्योंकि ऊपर से नीचे ब्लड आ रहा है, लेकिन ये वाल्व बंद रहेंगे। सेमिल्यूनर वाल्व जो है जॉइंट डायस्टोल में बंद रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी वेंट्रिकल खुला हुआ है, अगर आपने ये वाल्व भी खोल दिए तो ये ब्लड साला आपके वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, इसीलिए बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए आपके ये वाल्व जो है वो बंद रहेंगे। अगर बात करें बच्चे अपने जो अगले चल के वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो एट्रियल सिस्टोल में भी वही कहानी है, एट्रिया सिस्टोल हुए तो ये वाल्व खुले रहेंगे, ये बंद रहेंगे। अब वेंट्रिकल सिस्टोल में कंडीशन चेंज होगी, जब वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल हो रहा है तो इसमें यहाँ ये सिस्टोल हुआ तो ब्लड ने प्रेशर एक्सर्ट किया, तो इस प्रेशर से क्या होगा, आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व तो बंद हो जाएंगे लेकिन सेमिल्यूनर वाल्व जो है वो खुल जाएंगे। यानी कि जॉइंट डायस्टोल में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुले हुए, सेमिल्यूनर वाल्व, और बच्चे वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद और सेमिल्यूनर खुले हुए। ये था बच्चे आपकी कार्डियक साइकिल की कहानी। 3 स्टेप है उसमें, 3 है ना, 3 इवेंट्स बनते हैं, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और आपका वेंट्रिकुलर
सिस्टोल। अगर मैं इसके बच्चे एक सीक्वेंस से बोलूं तो जो सबसे पहला सीक्वेंस होता है, करेक्ट सीक्वेंस की बात करें, वो है आपका सबसे पहला है बच्चे एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद होता है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसके बाद होता है आपका जॉइंट डायस्टोल। यानी कि सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, फिर चारों खुले। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, फिर चारों खुले। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा बच्चे काय का? कार्डियक साइकिल का। कार्डियक साइकिल आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। यहां से आपको ये टाइम पीरियड याद रखना है, कौन से इवेंट में क्या चल रहा है ये आपको याद रखना है। यहां से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं चीजों को? आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे ब्लड के जो अपने कुछ वॉल्यूम्स के बारे में है ना, हार्ट के कुछ वॉल्यूम्स के बारे में, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चे, जो सबसे पहला वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा ईडीवी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये क्या होता है बच्चे? एंड डायस्टोलिक। वेंट्रिकल के हम उसमें रेफरेंस में देखेंगे एंड डायस्टोलिक, यानी कि आपके जब डायस्टोल का एंड होने वाला है ना, यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, तब उसमें कितना ब्लड समा गया है ना, तो ये होता है बच्चा आपके वेंट्रिकल में टोटल बनने वाला ब्लड, वो है आपका 120 ml। ईडीवी मतलब आपके वेंट्रिकल का टोटल ब्लड आप कितना बना दोगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जब टोटल भरे हुए हैं वेंट्रिकल, तब उसमें कितना ब्लड आ सकता है, वो है 120 ml। यानी कि ईडीवी मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि वो वॉल्यूम जो आपके जो बच्चे सिस्टोल होने से पहले कंप्लीट भरा हुआ है, जिसकी बच्ची वैल्यू होती है 120 ml। सेकंड है बच्चा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि वेंट्रिकल ने जब पंप किया तो कितना ब्लड भेज दिया, वो बच्चे 70 ml होता है। कितना होता है? 70। यानी कि आपके वेंट्रिकल एक बार में पंप करने पर 70 ml ब्लड को बाहर भेज पाते हैं, इसीलिए हमने बोला स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू 70 ml। वेंट्रिकल में बच्चे टोटल ब्लड भर सकता है 120 ml। वेंट्रिकल एक बार में पंप करने पर 70 बार भेजा, इसका मतलब कि जब वेंट्रिकल ने पंप किया, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो क्या आपका वेंट्रिकल बिल्कुल खाली हो गया? जी नहीं, टोटल ब्लड था 120 ml और आपने खाली किया है 70 ml। यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी आपके वेंट्रिकल में ब्लड बचा हुआ है, और जिसको आप लोग बोलते हो बच्चे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यानी कि वेंट्रिकल के सिस्टोल होने के बाद भी ब्लड रह गया है, नीचे कुछ ब्लड अभी भी बचा है वेंट्रिकल में, और उसकी वैल्यू है 50 ml। क्योंकि 120 ml टोटल था, 70 निकल गया, तो बचा कितना? 50 बचा। आपको तीनों वर्ड क्लियर हुए बच्चे? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml, टोटल कितना ब्लड भरा हुआ है वेंट्रिकल में। स्ट्रोक वॉल्यूम एक बार में कितना पंप कर दिया? 70 ml। और बच्चे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि पंप करने के बाद भी बचा है कितना? 50 ml। अब बच्चे बात करते हैं एक और टर्म जो है आपका कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है बच्चे आपकी एक मिनट में कितना ब्लड आपने पंप किया। इसको देखें, एक बार में आपका वेंट्रिकल कितना कर रहा है? 70 ml, और कितने टाइम्स एक मिनट में कितने टाइम्स करेगा? तो हार्ट रेट यानी कि 72 टाइम्स। तो आप लोग बच्चे मल्टीप्लाई करो 70 इंटू 72, तो आपका निकल के आ जाएगा लगभग 5 लीटर, जो होता है आपका टोटल ब्लड वॉल्यूम के बराबर। यानी कि एक मिनट के अंदर आपका जो हार्ट है वो आपकी टोटल बॉडी के ब्लड वॉल्यूम के बराबर जो है ब्लड को पंप कर देगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, ये आपके कुछ जो है वर्ड्स थे उनको वो करते हैं ना। हमारे बच्चे वो रहती है, एक इंसान जो है अपने हार्ट रेट को है ना, अपने कार्डियक आउटपुट को, अपने स्ट्रोक वॉल्यूम को कम ज्यादा भी कर सकता है। जैसे अगर कोई एथलीट है, वो ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, तो उसकी जो है मसल्स ज्यादा मजबूत होंगी, मसल्स ज्यादा मजबूत होंगी, तो उसका कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम भी अपने आप खुद जो है वो ज्यादा हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। इसके बाद देखते हैं हार्ट रेट के कार्डियक साइकिल और उसके वॉल्यूम के बारे में बाद में हम लोग जा रहे हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा ईसीजी है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बच्चे क्या है आपका? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना। आप लोग भी देखते हो, जैसे आप लोग कहीं हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो है ना, तो पेशेंट के बगल में एक टीवी रखी रहती है जिसपे आपको लाइनिंग दिखाई दे रही होती है, वही क्या है बच्चे आपका? वही है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना। अब इसमें दो वर्ड होते हैं बच्चे ईसीजी के, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक होता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो जो आपका जो ग्राफ बन रहा होता है, आप इस तरह से ग्राफ देखते हो है ना बच्चे, इस तरह से ग्राफ देखते हो, तो ये जो ग्राफ है ये होता है ग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। और जो इसका आपका जो मॉनिटर होता है, जो टीवी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चे? ग्राफ। उल्टा, हाँ बिल्कुल उल्टा केस है, जो ग्राफ है उसको ग्राम बोलेंगे और उसको मशीन को हम लोग ग्राफ बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो ग्राफ है उसको क्या बोल रहे हैं बच्चे? ग्राम बोल रहे हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ग्राफ बोल रहे हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन चीजों को जो है याद रखना है, ये थोड़ी सी उल्टी देके रखी है ना।
आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बात करते हैं, आगे बात कर रहे हैं बच्चे, है ना। ईसीजी क्या होता है? अगर आप बच्चे जो आपको वेव दिखाई दे रही है ना, उस मॉनिटर पे जो भी वेव दिखाई देती है उसी वेव को हम ईसीजी के नाम से जानते हैं। बच्चे इसमें क्या करते हैं कि ईसीजी में हम 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स कनेक्ट करते हैं आपकी बॉडी से। एक होता है आपके बच्चे दोनों रिस्ट पर और होता है आपके लेफ्ट एंकल पर, है ना। दो आपकी जो रहेंगी लीड्स वो एक एक रिस्ट पर हो जाएगी और एक हो जाएगी आपके लेफ्ट एंकल पर। आगे चलते हैं बच्चे, है ना। इसके अलावा भी बच्चे और अगर अच्छे से देखें तो आपकी चेस्ट पर और भी मल्टीपल जो लीड्स वो कनेक्ट हो जाती हैं, इस तरह से ना आपको ये देखने को मिल रहा है। ईसीजी के बच्चे अगर अपन इसको देखें तो ईसीजी में हमें मेनली बच्चे 3 वेव देखने को मिलती है। जो आपका जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है उस ग्राम के अंदर आपको 3 वेव देखने को मिलती है। पहली जो पी वेव है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे पी वेव, दूसरे को बोलते हैं क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स और तीसरे को बोलते हैं टी वेव। जो बच्चे पी वेव है वो हमें रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन इन एट्रियास, यानी कि ये बात कर रही है कि पी वेव का मतलब है एट्रियास की वॉल में डीपोलराइजेशन हो रहा है और वो आगे चल के एट्रियास को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये है इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन योर एट्रियास। चलो बच्चे, सबसे पहली वेव है पी, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियास, और उससे क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रियास में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा। सेकंड है बच्चे आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। सेकंड कौन सा है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो क्या दिखाएगा? डीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल्स, यानी कि अब आपके वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, विच है ना, विच रिप्रेजेंट बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगला है आपका बच्चा टी वेव, है ना। टी वेव क्या करता है? रिपोलराइजेशन। अब यहां पर ध्यान देना है, पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दोनों डीपोलराइजेशन बता रहे हैं, यानी कि दोनों कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाले हैं। लेकिन जो टी वेव है वो आपका रिपोलराइजेशन करवा रहा है, यानी कि सिस्टोल नहीं बल्कि डायस्टोल करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं बल्कि रिलैक्स की तरफ ले जाएगा, है ना बच्चे। बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, है ना, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे क्या हुआ? वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हुआ, और टी वेव पे क्या हुआ? वेंट्रिकुलर आपका डायस्टोल स्टार्ट हो गया, यानी कि यहां से आपका वेंट्रिकल बंद होना स्टार्ट हुआ, यहां बंद रहा, अब यहां से खुलना स्टार्ट हुआ और यहां पर आपका वेंट्रिकल जो है कंप्लीट खुल गया। यहां पर कंप्लीट खुला है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट एंड ऑफ सिस्टोल। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। ये आपको बहुत याद रखनी है, ये कंफ्यूज करने वाली लाइन है, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन है, आएगी एग्जाम में बिल्कुल आ सकती है, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। ये क्या कह रहा है बच्चे? क्यू के बाद में आपका यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा और ये यहाँ से बिगिनिंग लगी रहेगी और आपका जो है वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या था बच्चे? आपका ईसीजी के बारे में था। 3 वेव्स हैं, पी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। पी वेव रिप्रेजेंट अ डीपोलराइजेशन इन एट्रियास व्हिच विल लीड इनटू द सिस्टोल ऑफ योर एट्रिया, ठीक है। अगला है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है? ये बच्चे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन इन मसल्स ऑफ वेंट्रिकल, जिससे आपकी जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा आगे चल के। लेकिन जो बच्चे आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद में जो टी वेव है वो डीपोलराइजेशन शो ना करके रिपोलराइजेशन शो कर रहा है, और आगे चल के वो क्या करवाएगा? जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में आपके वेंट्रिकल को सिस्टोल करवाया है वो इसको रिलैक्स करवाएगा, यानी कि टी वेव के कारण आपका रिपोलराइजेशन होगा वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में आएगा। ये थी बच्चे आपकी ईसीजी की कहानी। और आगे बच्चे आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चे किसके बारे में? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अब देखो बच्चे क्या होता है, आपकी जो हार्ट रेट है कभी कम है, कभी ज्यादा है, कभी कम कभी ज्यादा, तो इसको रेगुलेट करने के बारे में बात करें। अगर हम बच्चे अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है ये 2 तरह का होता है, एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये आपस में मिलकर क्या करता है? आपकी बॉडी के जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करता है, जिसमें भी आपको मैं अभी याद कराऊंगा, आपको एकदम याद हो जाएगा अच्छी तरह से। आपको याद रखना है बच्चे, नर्वस सिस्टम में आपका जो सिंपैथेटिक है वो इंक्रीज करेगा बॉडी एक्टिविटीज को, जो सिंपैथेटिक है बच्चे वो इंक्रीज करेगा। यानी कि आप देखो बॉडी एक्टिविटी यानी कि क्या? हार्ट रेट इंक्रीज हुआ तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज, आपका क्या होगा बच्चे? कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। क्लियर है कि नहीं है? यानी कि रेट ऑफ हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ भी यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और उससे बच्चे आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। यानी कि सिंपैथेटिक इन तीनों को इंक्रीज करेगा, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करेगा। यानी कि सिंपैथेटिक है बच्चे आपकी हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने वाला, पैरासिम्पैथेटिक है इसको कम करने वाला। अगर हम हार्मोन्स के बारे में बच्चे बात करते हैं तो आपके अंदर जो एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन जो हार्मोन्स हैं वो आपकी बच्चे हार्ट एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, और जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो आपकी हार्ट की एक्टिविटी को बच्चे डिक्रीज करता है। सिंपैथेटिक बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक कम करेगा। बच्चे एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन ये बढ़ाएंगे, और थायरोक्सिन जो है वो आपकी कार्डियक एक्टिविटी को
कम करेगा। इसके आगे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक अपन देख रहे हैं क्या, दो इसमें दो वर्ड दिए हुए हैं, एक ट्रैकीकार्डिया और एक आपको दिया हुआ है बच्चे ब्रेडिकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है कि आपकी जो हार्ट रेट है वो एकदम से ज्यादा हो जाना, यानी कि हार्ट रेट जो है बच्चे एक लिमिट से ज्यादा हो गई, 72 होती है, अगर ये इससे ज्यादा हो रही है तो कंडीशन को ट्रैकीकार्डिया कहते हैं, और हार्ट रेट काफी लो हो गई है तो उस कंडीशन को हम बच्चे क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। दोनों टर्म्स आपको क्लियर है बच्चे। ये क्या हो रहा है, हार्ट रेट एक्सीड कर जाएगी, ऊपर हो जाएगी, और ब्रेडिकार्डिया में क्या होगा बच्चे, फॉल्स यानी कि नीचे हो जाएगी। ये कब होगा, जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सिंपैथेटिक का बढ़ाना कम ज्यादा है, या फिर आपके जो हार्मोन्स हैं जैसे एड्रेनलिन वगैरह का सीक्रेशन ज्यादा हो जाए या ब्लड लॉस वगैरह हो जाए, तब ये कहानी होगी, है ना। और ये ब्रेडिकार्डिया कब होगा, यानी कि इसका कम हो जाना, कम कब होगा, जब सिंपैथेटिक का कम ज्यादा हो जाए या फिर थायरोक्सिन का जो सीक्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाए। आगे की तरफ चल रहे हैं बच्चे। अगला जो टर्म है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है बच्चे, आपके ब्लड के द्वारा आर्टरीज की बॉल पे जो प्रेशर लगाया गया है उसी को हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, यानी कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी, दिस इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब ये दो चीजों पर होता है बच्चे, है ना, दो टाइम पर होता है। एक कब, जब आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक जब वो सिस्टोल कर रहा है। तो जो बच्चे वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट, एक जो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक जब वो रिलैक्स कर रहा है। तो जब बच्चे कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जब रिलैक्सेशन का टाइम है यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ब्लड प्रेशर भी दो तरह का, एक सिस्टोलिक प्रेशर, एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक मतलब जब आपके बच्चे वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है, डायस्टोलिक मतलब जब ब्लड के जब वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा है। जो बच्चे सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है हमारा 120 mmHg, और जब डायस्टोल के टाइम पर लग रहा होता है वो होता है 80 mmHg। तो हमारा ब्लड प्रेशर निकलता है बच्चे 120/80 mmHg। इसका क्या मतलब है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है बच्चे सिस्टोलिक के टाइम पर 120 और डायस्टोलिक के टाइम पर 80। ठीक है बच्चे, सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120, डायस्टोलिक प्रेशर होता है बच्चे 80। जो ब्लड प्रेशर को इंस्ट्रूमेंट होता है उसको मेजर करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, स्पिग्मोमेनोमीटर के नाम से जानते हैं। नॉर्मल बीपी बच्चे 120/80 होता है, अगर एज ज्यादा तो आपका बीपी भी ज्यादा हो जाएगा। अगर बच्चे हम सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक को माइनस कर देते हैं, वो आपका पल्स प्रेशर दिखाई देता है, जो यहाँ पर जर्क लग रहा है पल्स पर, इसको कहते हैं बच्चे जो पल्स प्रेशर कहलाएगा। उसको 120 - 80 करेंगे तो वो लगभग निकल के आएगा आपका 40। बच्चे कितना निकल के आएगा, 40 निकल के आ जाएगा। अगर बच्चे हमारे अंदर अगर बीपी एक कंटिन्यूअस हाई रहेगा तो एक डिसीज होती है जिसको हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, घबराहट हो जाती है, हाइपरटेंशन, है ना। वो कब है, जब आपका कंटिन्यूअस जो है बीपी एक्सीड रहेगा, यानी कि कंटिन्यूअसली हाई ही रहेगा बीपी। ठीक है बच्चे, ये आपकी ब्लड प्रेशर की कहानी थी। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम क्या कर रहे हैं बच्चे, कुछ डिसऑर्डर देख रहे हैं आपके हार्ट से रिलेटेड। नंबर 1 आपका हाई बीपी, है ना, हाइपरटेंशन जो कि कंटिन्यूअस हाई बीपी से हो रहा है, तो हाइपरटेंशन जो है हम बच्चे डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड है बच्चे कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD। इसमें क्या होता है बच्चे, एथेरोस्क्लेरोसिस की एक कंडीशन है। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है जब आपकी किसी भी आर्टरी का नैरो हो जाना, उसके अंदर जो है इसकी ल्यूमेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह का डिपोजिशन हो जाना। ठीक है बच्चे, अगर ये डिपोजिशन आपकी कोरोनरी आर्टरी में हो रहा है, तो अगर कोरोनरी आर्टरी में हो रहा है तब हम इसको बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। बच्चे ऐसी ब्लड वेसल जो हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई कर रही है उसको हम कोरोनरी आर्टरी कह रहे हैं। जो बच्चे आपके डायफ्राम को दे रही है उसको फ्रेनिक आर्टरी कह रहे हैं। जो ब्रेन को दे रही है वो कैरोटिड आर्टरी, ये आपके अलग अलग नाम है ना बच्चे। तो कोरोनरी कौन सी है, जो आपके हार्ट की मसल को दे रही है ब्लड। अगर इसके ल्यूमेन में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है तो इसी डिसीज को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD। caused due to the deposition of calcium fat cholesterol in lumen of your artery। ठीक है बच्चे। सेकंड होता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है बच्चे एक्यूट चेस्ट पेन, है ना, आपकी चेस्ट में अचानक से दर्द होना ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि, है ना बच्चे, यानी कि जितनी ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंची हार्ट की मसल वगैरह पर, और आपकी जो है आपकी चेस्ट में एक एक्यूट पेन जनरेट होगा, उसी को आप लोग एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू हार्ट मसल, ठीक है, जिससे एक्यूट चेस्ट पेन होगा। मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज, यानी कि जो मिडिल एज रहते हैं बच्चे इनमें ये ज्यादा कॉमन होता है। इन डिसऑर्डर के बाद बच्चे और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है अपना हार्ट फेल्यूर। आपके बच्चे 3 हैं, एक हार्ट फेल्यूर है, एक हार्ट अटैक है, एक कार्डियक अरेस्ट है। तीनों को समझेंगे, तीनों में क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे बच्चे। हार्ट फेल्यूर का मतलब होता है वो कंडीशन जिसमें आपका ब्लड, आपका हार्ट बच्चे
पंप तो कर रहा है लेकिन जितना ब्लड पहुंचाना चाहिए उतना नहीं पहुंचा रहा है ना। यानी कि जितनी स्ट्रेंथ से उसको बीट करना था, है ना, जितनी स्ट्रेंथ से उसको कॉन्ट्रैक्ट करना था, जितना ब्लड पहुंचना चाहिए था ऑर्गन पे, उतना नहीं पहुंच रहा है। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बच्चे हार्ट फेल्योर, व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ। ठीक है, इसको हार्ट फेल्योर कहेंगे। हार्ट अटैक का मतलब होता है बच्चे, इसको मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के नाम से भी जानते हैं। सडन डैमेज ऑफ आपके हार्ट मसल का सडन डैमेज होना ड्यू टू इनएडेक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड, यानी कि हार्ट की मसल पर जितना ब्लड पहुंचना चाहिए था, ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए था, उतना नहीं पहुंचा, इसीलिए आपकी हार्ट मसल डैमेज हो गई अचानक से, इसी को कहेंगे आप हार्ट अटैक। और अगर आपका हार्ट बीट करते करते अचानक से बंद हो गया, इसको कहेंगे बच्चे कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट है बच्चे जो आपका कार्डियक अरेस्ट है, यानी कि कंप्लीट स्टॉप ऑफ द हार्ट बीट, यानी कि हार्ट पंप कर रहा है लेकिन इफेक्टिवली नहीं कर रहा है, हार्ट फेल्योर। ठीक है बच्चे, मसल का अचानक से डैमेज हो जाना, हार्ट अटैक, और अचानक से हार्ट का बंद कर देना, पंप करना, यही क्या है बच्चे आपका कार्डियक अरेस्ट है ना। इसके बाद में लास्ट टॉपिक देखते हैं बच्चे अपना, जो है पोर्टल सिस्टम और स्प्लीन के बारे में अपन जो है इसमें बात करेंगे। देखो बच्चे, एक आपका पोर्टल सिस्टम क्या है? पोर्टल सिस्टम का मतलब है बच्चे कि जब आपका जो ब्लड है वो किसी भी ऑर्गन से आपके हार्ट की तरफ नहीं आया, जबकि एक ऑर्गन से दूसरी ऑर्गन की तरफ पहुंचा, तो इसी को हम लोग बच्चे किस नाम से जानते हैं? पोर्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। अपनी बॉडी अगर हम देखें बच्चे, एनिमल्स में हमें मेनली 3 तरह का पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है। नंबर 1 है बच्चे रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम का क्या मतलब है कि इसमें क्या होता है कि जो आपके बच्चे हाइंड लिम्स का जो ब्लड होता है ना, लोअर पोर्शन का जो ब्लड होता है, वो हार्ट की जगह ना जाकर आपकी किडनी के पास पहुंचाया जाता है, और किडनी के पास पहुंचाया जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे रीनल पोर्टल सिस्टम। और वेन को बोलते हैं रीनल वेन। वो वेन को क्या बोलते हैं बच्चे? रीनल वेन, जो ब्लड लेकर जा रही है। और इससे यह हमें देखने को मिलता है बच्चे फिशेस एंड एम्फीबिया के अंदर। अगला है बच्चे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि हमारे जो बच्चे इंटेस्टाइन वगैरह का एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड जाता है और ये लिवर के पास पहुंचा दिया जाता है हिपैटिक वेन के द्वारा, और ये हमें देखने को मिलता है बच्चे किसके अंदर? लगभग ऑल वर्टिब्रेट्स के अंदर। अगला है बच्चे हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपकी हाइपोथैलेमस से ब्लड लिया जाता है और वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को दे दिया जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर आपका ब्लड गया है, और ये आपको देखने को मिलता है बच्चे ब्लड्स एंड मैमल्स के अंदर। तो ये आपका 3 तरह का पोर्टल सिस्टम था जो हमने अभी डिस्कस किया। जो बच्चे लास्ट टॉपिक है ऑर्गन, जो हम बात कर रहे हैं बच्चे स्प्लीन के बारे में। जो बच्चे स्प्लीन होता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द बॉडी, इसको लार्जेस्ट लिम्फ नोड या फिर लार्जेस्ट बच्चे लिम्फोडल ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। स्प्लीन बच्चे एक रेड कलर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं बच्चे तो इट्स मैक्रो, इसका बच्चे काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, ये ब्लड को फिल्टर करता है। इसमें कुछ मैक्रोफेज सेल प्रेजेंट होते हैं ना, ये मैक्रोफेज सेल क्या करते हैं, कोई पैथोजन वगैरह आता है तो फेगोसाइटिक नेचर से उनको किल करने का काम करते हैं। इसके अलावा बच्चे ये आरबीसी को खत्म कर रहा है तो इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। ये बच्चे ब्लड सेल्स को या फिर ब्लड को स्टोर करता है तो इसको ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी भी कहा जाता है। ये आपकी किसकी कहानी है बच्चे? स्प्लीन की है ना, प्रोड्यूसेस आरबीसी को प्रोड्यूस करेगा। मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में लिवर स्प्लीन कॉम्प्लेक्स बच्चे ब्लड बनाएगा, तो ये आपके एक हीमोपैथिक ऑर्गन की तरह भी काम करता है। ठीक है, आयरन को स्टोर करेगा बच्चे, ब्लड को फिल्टर करेगा। स्प्लीन लिवर प्लस किडनी है ना, ये ब्लड के फिल्टर में काम करती है। ठीक है बच्चे, क्लियर है कि नहीं है? तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, आपके 1 शॉट में यानी कि एक ही लेक्चर के अंदर आपका पूरा सर्कुलेशन कवर किया है, आपको पूरा समझ में आया होगा। यहां से कोई भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की बच्चे अपनी गारंटी है। आपको आगे चल के भी हम हर चैप्टर का इसी तरह से बच्चे 1 शॉट लेके आते रहेंगे। आपका ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है ये कंटिन्यू होता रहेगा, आपको एंड तक जुड़े रहना है बच्चे, सारे लेक्चर को देखना है, आपका सारा सिलेबस जो भी है वो कवर कराया जाएगा। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आता है वो आपको जरूर कवर कराया जाएगा। बच्चे अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, अगर आपके लिए बेनिफिशियल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चे, कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, है ना। थैंक यू बच्चों।